मैं अपनी अरेंज मैरिज पार्टनर से मिलने आता हूँ, पर उसकी डिमांड सुनकर मैं हैरान हो जाता हूँ और कहता हूँ, तुम्हें दहेज में 3 लाख युआन चाहिए? क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो? मेरी आवाज काफी तेज होती है, जिसकी वजह से रेस्टोरेंट में बैठे सारे लोगों का ध्यान हम पर आ जाता है। खैर, मैं आगे कहता हूँ, तुम तो मुझे लूट रही हो। वो लड़की अपना फोन आगे करती है और गुस्से में कहती है, क्या 3 लाख तुम्हारे लिए बहुत बड़ी रकम है? मेरी कजन की पिछले साल ही शादी हुई है और उसे दहेज में 9 लाख युआन मिले हैं। मुझे तुम्हें देख के लगता है कि तुम मुझे अफोर्ड नहीं कर पाओगे, पर बहुत से लोग मुझे अफोर्ड कर सकते हैं। तुम्हें अपने काम पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए ताकि तुम्हारे पास कुछ पैसे आ जाए, उसके बाद तुम शादी के बारे में सोचना। खैर, ये सब सुनकर मैं वहाँ से जाते हुए कहता हूँ, मुझे लगता है कि हम एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं, इसीलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये कहकर मैं आगे जाने लगता हूँ, पर पीछे से वो लड़की कहती है, इसके पास पैसे नहीं थे तो इसने शादी करने के बारे में सोचा भी कैसे? ये हमेशा सिंगल ही रहेगा। मैं उसकी ये सारी बातें सुन लेता हूँ और मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। मैं गुस्से में वहाँ से निकलता हूँ। मैं रास्ते पर चलते हुए अपने मन में कह रहा होता हूँ, मैं लगभग 40 साल का हो चुका हूँ। मैंने अपनी आधी जिंदगी काम करने में बिता दी, पर फिर भी मेरे पास पैसे नहीं है और अब तो कोई मुझसे शादी भी नहीं करना चाहता। मेरी लाइफ कितनी ज्यादा बेकार है। मुझे उसी लड़की की बातें याद आ रही होती हैं। आखिर जिंदगी में मुझसे गलती हो कहाँ गई? मैंने टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी थी, मुझे लगा था कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर जैसे ही मैं ग्रेजुएट हुआ तभी रियल एस्टेट मार्केट क्रैश हो गई। उसके बाद मुझे कोई भी प्रॉपर जॉब नहीं मिली। मैंने 10 साल किसी तरह अपने आप को संभाला और अब मेरे ऊपर काफी ज्यादा कर्जा हो चुका है। जैसे ही मुझे लगता है कि सब कुछ ठीक होने वाला है, सब कुछ और भी बेकार हो जाता है। तभी अचानक से बारिश भी होने लगती है। मैं अपने मन में सोच रहा होता हूँ, इस शहर में तुम्हारी चॉइसेस तुम्हारे एफर्ट से ज्यादा मैटर करती हैं। अगर जिंदगी मुझे एक और मौका दे देती तो शायद मैं सब कुछ ठीक कर देता। मैं एक कंस्ट्रक्शन साइट के पास खड़ा बारिश में भीग रहा होता हूँ, तभी अचानक एक क्रेन से लोहे के पाइप्स गिरने लगते हैं और वो सीधा मेरे ऊपर गिरने वाले होते हैं। वो लोहे के पाइप्स मेरे ऊपर गिर जाते हैं। मेरी आंखें बंद हो जाती हैं। मुझे अपने सामने कुछ लोग दिखाई देते हैं जो कह रहे होते हैं, कोई जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाओ, क्या मैं मरने वाला हूँ? पर मैं ऐसे मरना नहीं चाहता था। तभी अचानक मेरी आंखें खुलती हैं। कोई अचानक से मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहता है, अरे यार जिन, तुझे क्या हो गया? तेरा ध्यान कहाँ पर है? मैं पूरी तरह से शॉक हो जाता हूँ। मैं तुरंत इधर उधर देखने लग जाता हूँ। मैं इस टाइम पर लाइब्रेरी में बैठा होता हूँ। मैं अपने आप को ध्यान से देखने लग जाता हूँ। मेरे साथ बैठा लड़का काफी ज्यादा हैरान होता है। मेरे सामने जो फोन रखा होता है मैं उसे पहचान जाता हूँ। ये मेरा पुराना फोन था। जैसे ही मैं उस फोन को ऑन करता हूँ, मैं डेट देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता हूँ। मैं 2008 में वापस आ चुका होता हूँ। मेरा खुद से एक ही सवाल होता है, क्या मैं सच में टाइम में पीछे आ चुका हूँ? मेरे साथ जो लड़का बैठा होता है वो असल में मेरा दोस्त होता है। मैं टाइम में पीछे आया हूँ या नहीं ये चेक करने के लिए मैं उसका हाथ काट लेता हूँ और वो दर्द में चिल्लाने लगता है। वो मुझसे कहता है, अरे यार तू पागल हो गया क्या? मेरा हाथ छोड़। मैं उसका हाथ छोड़ देता हूँ, पर मैं काफी ज्यादा शौक में होता हूँ क्योंकि ये सब कोई सपना नहीं होता। मैं सच में टाइम में पीछे आ चुका हूँ। मेरा दोस्त मुझ पर चिल्लाते हुए कहता है, तू पागल वागल है क्या? मैं दोबारा तेरे साथ लाइब्रेरी में नहीं बैठने वाला। तभी अचानक से एक लड़की हमारे सामने आती है और एक लव लेटर आगे करते हुए गुस्से में कहती है, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझे लव लेटर लिखना बंद करो, अब तुम मान भी जाओ मैं तुमसे नहीं पटने वाली। इस लड़की की आवाज सुनकर बाकी सारे स्टूडेंट्स का ध्यान भी हम पर आ जाता है। वो लोग आपस में बात करते हैं, सीकी वापस से जिन को रिजेक्ट कर रही है। आखिर जिन हार क्यों नहीं मानता? वो 3 सालों से उसके पीछे पड़ा हुआ है। मैं उस लड़की को देखते ही तुरंत पहचान जाता हूँ। ये मेरे स्कूल टाइम की वो लड़की है जो कि खुद को राजकुमारी समझती थी। मुझे याद है कि मेरे स्कूल टाइम में मैं इसके पीछे काफी टाइम तक पड़ा रहा था और इस चीज की वजह से मेरा काफी ज्यादा मजाक भी बना था। पर अब जब मैं इसकी शक्ल अच्छे से देख रहा हूँ तो मेरी चॉइस सच में काफी खराब थी। चेहरे के हिसाब से तो ये लड़की बस एवरेज है। मेरा ऐसा रिएक्शन देखकर वो लड़की मतलब सीकी कहती है, क्या तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती? मैंने कहा कि मैं कभी भी तुमसे नहीं पटने वाली, पर उसके ये कहने से पहले ही मैं उस लव लेटर को फाड़ देता हूँ, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है, आखिर तुम कर क्या रहे हो? मैं उस लव लेटर के टुकड़ों को हवा में उछाल देता हूँ। ये सब देखकर मेरा दोस्त काफी ज्यादा हैरान होता है। मुझे ऐसा करते देख सीकी कहती है, आखिर तुम पागलों जैसी हरकतें क्यों कर रहे हो? मैं उससे कहता हूँ, मैं पागलों जैसी हरकतें नहीं कर रहा हूँ, मैंने बस सोच लिया कि मैं आपसे तुम्हारा पीछा नहीं करने वाला। अब मुझे तुम में कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहा। ये सब सुनते ही वो लड़की काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। मैं उससे आगे कहता हूँ, तुमने बिल्कुल सही सुना, अब आगे से मुझे परेशान मत करना, मेरे पास अब इन सब चीजों के लिए टाइम नहीं है। ये सब कहने के बाद मैं अपने मन में सोचने लगता हूँ, टाइम बहुत ही जल्दी बदलने वाला है। कुछ लोग रातों रात अमीर हो जाएंगे और कुछ लोग रातों रात सब कुछ खो देंगे। अब असली कंपटीशन का टाइम आ चुका है और अब क्योंकि मैं टाइम में पीछे आ चुका हूँ तो मेरे पास किसी पर सिम करने का टाइम नहीं है। मैं इस बार मेरे फ्यूचर को चेंज कर दूंगा और टॉप पर जाऊंगा। खैर, मुझे ऐसा बिहेव करते देख बाकी के स्टूडेंट्स काफी ज्यादा शौक होते हैं। वो कहते हैं, क्या जिन पागल हो चुका है? जरा देखो तो उसी की से कितना रूड तरीके से बात कर रहा है। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो भाई, वो 3 सालों से उसके पीछे पड़ा हुआ था और अब अचानक से वो बदल गया। कुछ लड़कियां आपस में कहती हैं, ये बस ऐसा नाटक सिर्फ इसलिए कर रहा ताकि सीकी से अटेंशन दे। खैर, मेरी बातें डायरेक्ट सीकी की ईगो पर लगती है। वो कहती है, अगर तुम कुछ और साल मेरे पीछे पड़े रहते तो शायद मैं तुमसे पट जाती। ये सुनकर मैं उससे कहता हूँ, पर मुझे अब तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। मुझे लगता है कि तुम मेरे लिए सही नहीं हो। ये सुनकर सीकी को और ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहती है, तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हारे लिए सही नहीं हूँ? क्या तुमने आईने में कभी अपनी शक्ल देखी है? तुम्हें क्या लगता है तुम स्पेशल हो? मैं उससे मुस्कुराते हुए कहता हूँ, हाँ मैं स्पेशल हूँ। तभी इतना ज्यादा शोर सुनकर टीचर लाइब्रेरी में आ जाती है और चिल्लाते हुए कहती है, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है? लाइब्रेरी में तुम लोग इतनी तेज बातें नहीं कर सकते। जिन और गोजी, तुम दोनों जल्दी से यहाँ से बाहर निकल जाओ। टीचर की बात सुनकर मैं और मेरा दोस्त यहाँ से जाने लगते हैं और कहते हैं, मैम हमें माफ कर दीजिए, हम लोग अभी यहाँ से चले जाते हैं। खैर, हम लोग तो यहाँ से चले जाते हैं, पर जो सीकी होती है वो काफी ज्यादा गुस्से में कहती है, जिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सबके सामने मेरी बेइज्जती करने की? मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करने वाली। सीकी काफी तेज आवाज में ये बोलती है, इसीलिए टीचर चिल्लाकर कहती है, तुम भी बाहर निकलो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? खैर, आगे शाम हो जाती है। मैं मेरे दोस्त के साथ
होता हूँ। मेरा दोस्त कहता है, जिन तुम तो काफी ज्यादा कूल हो यार। सीकी पता नहीं अपने आप को क्या समझती है। मुझे भी उसका एटीट्यूड पसंद नहीं था, और तुमने उसे आज क्या मजा चखाया यार। मैं मेरे दोस्त से कहता हूँ, मुझे अपने गोल्स पर ध्यान देना है। लड़कियां सिर्फ और सिर्फ मेरा कमबैक डिले करेंगी। ये सुनकर गोजी कहता है, अरे यार तुम तो आजकल सच में कुछ ज्यादा ही समझदार होने लगे हो। मुझे लगता है कि मुझे भी और बुक्स पढ़नी चाहिए और अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए। मैं गोजी की बात बीच में काट कर कहता हूँ, तुम अपने दिमाग को बुक्स पर वेस्ट मत करो, बस मेरे साथ रहो और तुम्हारा करियर खुद ब खुद बन जाएगा। ये सुनकर गोजी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, मुझे पता था तुम ही मेरा असली भाई हो जो कुंभ के मेले में बिछड़ गया था। अब से मैं तुम्हारी सारी बात मानूंगा। खैर तभी सीन शिफ्ट होता है, मैं अपने घर पर वापस आ जाता हूँ। मेरे डैड जो की न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं वो मुझसे कहते हैं, तो आखिरकार तुम वापस आ गए। मेरी मॉम किचन से कहती है, क्या तुम्हें भूख लगी है? आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा पसंदीदा खाना बनाया है। मेरे डैड मेरे पास आकर कहते हैं, तुम जरूर से थक गए होगे। अपने मॉम एंड डैड को वापस से देखने के बाद मैं वहीं पर खड़ा रह जाता हूँ। मेरे मॉम एंड डैड मुझसे पूछते हैं, आखिर अब तुम्हें क्या हो गया? मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता हूँ, मेरी आंखों से आंसू तक आ जाते हैं। मैं तुरंत उन दोनों को हक कर लेता हूँ और कहता हूँ, मैंने आप दोनों को बहुत ज्यादा मिस करा। ये सुनकर मेरे डैड मुझसे कहते हैं, पागल लड़के, तुम हमें मिस क्यों कर रहे थे? हम तो हमेशा ही घर पर होते हैं और तुम रो क्यों रहे हो? क्या किसी ने तुम्हें भूली करा है? मेरी आंखों में आंसू देखने के बाद मेरी मॉम भी थोड़ी इमोशनल हो जाती है और कहती है, क्या तुम्हारे साथ कुछ हुआ है? तुम हमें बता सकते हो? मैं उनसे कहता हूँ, नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और अब तो मैं और भी ज्यादा ठीक हूँ। ये सुनकर मेरी मॉम कहती है, तुम्हें ऐसे ही रहना चाहिए, हमेशा खुश। और आज मैंने जितनी भी डिशेस बनाई है वो सारी तुम्हारी फेवरेट है। जल्दी से जाओ और फ्रेश होकर आओ। अपने पेरेंट्स को दोबारा से देखकर और उनकी बातें सुनकर मैं अपने आंसू पोंछते हुए अपने मन में कहता हूँ, मैंने पिछली जिंदगी में अपना कितना ज्यादा टाइम वेस्ट करा था। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं वापस आ गया। इस बार मैं बहुत ज्यादा पैसे कमाने वाला हूँ और उन पैसों से अपने पेरेंट्स को एक अच्छी लाइफ दूंगा। इस बार मैं सब कुछ बदल दूंगा। खैर आगे मैं अपने पेरेंट्स के साथ बैठा डिनर कर रहा होता हूँ। मेरे डैड कहते हैं, तुम आखिर कुछ खा क्यों नहीं रहे हो? ये लो ये खाओ, तुम अभी भी अपने ग्रोइंग स्टेजेस में हो, तुम्हें ज्यादा खाना खाना चाहिए। खैर आगे मैं अपने पेरेंट्स से कहता हूँ, मुझे आप दोनों से बहुत ज्यादा जरूरी बात करनी है। मैं अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ और उसके लिए मुझे 5 मिलियन युआन चाहिए। ये सुनकर मेरे डैड तो हैरान हो जाते हैं, पर मेरी मॉम तो मेरे ऊपर अपना खाना ही थूक देती है और गुस्से में कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई 5 मिलियन मांगने की? वो मेरा कान खींचते हुए कहती है, क्या मुझे देखकर तुम्हें लगता है कि मेरे पास 5 मिलियन होंगे? तुम्हारे डैड सिर्फ 3,000 महीना कमाते हैं। इतने पैसे तुम्हें देने के लिए तुम्हारे डैड को कम से कम 500 सालों तक काम करना पड़ेगा। खैर मेरे डैड मेरी मॉम से कहते हैं, अब बस भी करो, वो अभी भी बच्चा ही है, उसे सही और गलत की पहचान नहीं है, इसीलिए उस पर गुस्सा मत हो। मेरे डैड मेरे पास आकर अपना हाथ मेरे कंधे पर रखकर कहते हैं, मेरे बेटे 5 मिलियन बहुत ज्यादा होते हैं, आखिर तुम्हें उतने पैसे क्यों चाहिए? मैं तुरंत खड़ा हो जाता हूँ और उनसे कहता हूँ, मेरे पास एक प्लान है। मुझे कहीं से एक चीज पता चली है, हमारा जो पुराना एरिया है सरकार उसे जल्द ही रीडेवलप करने वाली है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं वहाँ पर 2 बिल्डिंग्स खरीद लूँ और जैसे ही वो एरिया रीडेवलपमेंट के लिए पास हो जाता है तो हमने जो बिल्डिंग्स खरीदी है उसका प्राइस 10 गुना ज्यादा हो जाएगा। मेरे डैड तो मेरी बात सुनकर हैरान होते हैं, पर मेरी मॉम बिल्कुल फ्री होकर कहती है, मुझे पता है कि तुम्हें ये जानकारी कहाँ से मिली है, तुमने जरूर कोई सपना देखा होगा, पर हमें माफ करना, हमारे पास 5 मिलियन नहीं है और अब चुपचाप जाकर बर्तन धो। मेरे पास 5 मिलियन युआन तो नहीं है, पर मैं तुम्हें 50 युआन दे सकती हूँ। ये सुनकर मैं मेरी मॉम से कहता हूँ, सिर्फ 50? आप मेरी बेइज्जती कर रही है क्या? 50 युआन में तो कुछ भी नहीं होता। मैं बर्तन धोते हुए अपने मन में सोच रहा होता हूँ, क्या मेरी गरीबी मुझे अमीर बनने देगी? पर कुछ भी हो जाए मैं किसी न किसी तरीके से पैसे जरूर कमाऊंगा। और वैसे भी मैं मेरे पेरेंट्स को ब्लेम नहीं कर सकता, मैं इस उम्र में उनके सामने बिजनेस और प्रॉपर्टी खरीदने के बारे में बात कर रहा हूँ, तो ये तो आम बात है कि वो मुझे पागल समझेंगे। और इसके लिए मैं अपनी फैमिली को भी ब्लेम नहीं कर सकता, वो भी कोई अमीर नहीं है कि उनके पास बहुत सारे पैसे हों। मुझे कोई और रास्ता ढूंढना होगा। पहले मुझे किसी तरीके से कुछ पैसे इकट्ठा करने होंगे। भले ही मुझे पता है कि पैसे कैसे बनाने हैं, पर पैसे बनाने के लिए भी मुझे पैसे चाहिए होंगे। पर इतने ज्यादा पैसे मैं इतनी जल्दी कहाँ से लाऊंगा? पीछे से मेरे डैड मुझे देखते हुए अपने मन में कहते हैं, इस बच्चे के सपने सच में काफी बड़े हैं, पर ये जल्दी ही सब कुछ समझ जाएगा। खैर अगले दिन मैं लाइब्रेरी में बैठकर वापस से सोचने लगता हूँ। मैं हर उस तरीके के बारे में लिखने लगता हूँ जिसकी मदद से मैं पैसे कमा सकता हूँ। थोड़ी देर बाद मैं एक चिप्स का पैकेट फाड़ता हूँ और उसे खाने लगता हूँ। मैं जब अपने मन में पैसे बनाने के बारे में सोच रहा होता हूँ तभी एक बहुत ही सुंदर लड़की मेरे सामने आकर बैठ जाती है। इस लड़की का नाम नैनशु है, मैं इसे जानता हूँ। नैनशु को बहुत सारे लड़के पसंद करते हैं। जैसे ही नैनशु मेरे सामने आकर बैठती है हर एक लड़का उसकी तरफ देखने लगता है। नैनशु का परिवार बहुत ही ज्यादा अमीर है, एक बहुत ही होशियार लड़की है जो कि चुप रहना पसंद करती है। ये हम सारे लड़कों की औकात के बाहर है। ये हमारी यूनिवर्सिटी की असली गॉडेस है। स्कूल में ये बहुत ज्यादा फेमस है, पर कोई भी इसके बारे में अच्छे से नहीं जानता। वो सबसे ज्यादातर दूरी बनाकर रखती है। तभी चिप्स खाते खाते मुझे एक आइडिया आता है और मैं अपने मन में कहता हूँ, एक सेकंड रुको, मैंने ये पहले क्यों नहीं सोचा? अगर मैं किसी तरीके से इस लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बना लूं तो मुझे पैसों की चिंता करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पर इसे गर्लफ्रेंड बनाने से पहले मुझे इसका दोस्त बनना होगा, फिर आगे चलकर मैं इसे अपना एंजल इन्वेस्टर बनाऊंगा। अगर मैं सच में इसका बॉयफ्रेंड बन जाता हूँ तो स्टार्टअप फंड्स के बारे में तो छोड़ो, मेरा फ्यूचर और भी बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। पर आखिर इतनी प्यारी लड़की को कैसे लड़के पसंद होंगे? क्या इसे कोई आर्टिस्ट लड़का पसंद होगा या अपनी ही तरह किसी अमीर फैमिली का लड़का? मुझे इस लड़की के बारे में कितना कम पता है। जब मैं ये सब बातें कर रहा होता हूँ तभी उस लड़की की
नजर मेरे ऊपर पड़ जाती है, मेरा चेहरा लाल हो जाता है और मैं तुरंत नीचे देखने लगता हूँ अपने चिप्स खाते हुए। मेरे पूरे चेहरे पर पसीना आ जाता है और मैं अपने मन में सोचता हूँ मुझे उसे ऐसे नहीं देखना चाहिए। पहले मुझे इसे यकीन दिलाना होगा कि मैं सिर्फ इसका दोस्त बनना चाहता हूँ, और मुझे इसे ये भी यकीन दिलाना होगा कि मैं इसके पैसे और इसके लुक्स के पीछे बिल्कुल भी नहीं हूँ। पर तभी अचानक से वो लड़की अपना हाथ आगे बढ़ाकर मेरे चिप्स के पैकेट में से चिप्स लेने लगती है, जो इतना शौक होता हूँ। जब मैं उसकी तरफ कंफ्यूजन से देखता हूँ, तब वो तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है और वापस अपनी सीट पर बैठ जाती है और अपनी किताब को आगे कर अपना मुंह छुपा लेती है। मैं थोड़ा हैरान तो होता हूँ, पर थोड़ी ही देर में मुझे समझ आ जाता कि अभी हुआ क्या। मैं अपने चिप्स के पैकेट को उसकी तरफ आगे करता हूँ और चुपचाप विंडो की तरफ देखने लगता हूँ। वो अपना हाथ आगे बढ़ाकर एक चिप्स उठाती है और किताब के पीछे से उसे खाने लगती है। ये देखकर मेरे चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और मैं समझ जाता हूँ। मैं अपने मन में कहता हूँ, ये लड़की तो सच में बहुत ज्यादा क्यूट है। मैंने सही सोचा था, एक अमीर लड़की जो कि कभी भी किसी से बात नहीं करती थी, वो असल में एक लिटिल हैमस्टर है जिसे पेड़ के पीछे छुपकर स्नैक्स खाना बहुत पसंद है। मैं उसके पास जाकर कहता हूँ, क्या तुम्हें ये पसंद आया? वो लड़की थोड़ी शौक होती है, पर वो अपनी किताब को नीचे करके कहती है, हाँ ये काफी अच्छा है। मैं उसके और पास जाता हूँ और कहता हूँ, अब क्योंकि तुमने मेरे चिप्स खा लिया तो अब से हम दोस्त हुए हैं ना? नैन्शी मुझे देखकर थोड़ी डर जाती है, पर आगे वो कहती है, हाँ हम दोस्त हैं क्योंकि मैंने तुम्हारे स्नैक्स खाए हैं। मैं थोड़ा सीरियस हो जाता हूँ और कहता हूँ, हाँ बिल्कुल सही, और तुम्हें पता है दोस्तों को हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। मैंने तुम्हारी मदद करी और तुम्हें अपने चिप्स दिए, तो क्या तुम भी मेरी मदद करोगी? ये सुनकर नैन्शु मेरे पास आकर कहती है, क्या तुम किसी मुसीबत में हो? मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ? मैं उससे कहता हूँ, असल में मुझे छुट्टियों में पैसे बनाने हैं ताकि मैं अपनी ट्यूशन के लिए पैसे बचा सकूं, पर मेरी फैमिली इतनी अमीर नहीं है, इसीलिए मेरे पास स्टार्टअप कैश की कमी है। नैन्शु पहले थोड़ा सोचती है, फिर अचानक से खुश हो जाती है। वो तुरंत अपने बैग में से अपना पर्स निकालती है और उसमें से कुछ पैसे निकाल कर मुझे देते हुए कहती है, क्या इतने काफी होंगे? जितने पैसे उसने अपने पर्स से निकाले थे उन्हें देखकर मैं शौक हो जाता हूँ। मैं अपने मन में कहता हूँ, ये लड़की तो सच में बहुत ज्यादा अमीर है, जितने पैसे ये अभी मुझे दे रही है उतनी तो मेरी सैलरी हुआ करती थी मेरी पिछली जिंदगी में। पर आगे मैं नैन्शु से कहता हूँ, नहीं इतने पैसों में तो कुछ नहीं होगा, मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। नैन्शु कहती है, तो अब मैं और क्या कर सकती हूँ, मेरे पास इतने ही पैसे थे। मैं नैन्शु से कहता हूँ, कोई बात नहीं, तुमने मेरे बारे में सोचा इतना ही काफी है। आगे मैं उदास आवाज में कहता हूँ, ऐसा लगता है कि अब मुझे कोई काम ढूंढना ही पड़ेगा, मेरे पास लाइब्रेरी में आने का भी टाइम नहीं होगा। नैन्शु को ये बातें सुनकर काफी बुरा लग रहा होता है। ये सब सुनकर वो मुझसे कहती है, मेरा इंतजार करना, मैं अभी अपने घर जा रही हूँ, कल तक मैं तुम्हारे लिए अच्छे खासे पैसे ले आऊंगी। मैं कल तुमसे यहीं पर मिलती हूँ, इंतजार करो और मैं तुम्हारी एंजल इन्वेस्टर बन जाऊंगी। ये कहकर नैन्शु यहाँ से जाने लगती है। उसकी बातें सुनकर मेरे चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। मैं अपने मन में कहता हूँ, आखिरकार मेरा प्लान काम कर गया। तभी मुझे गोजी का कॉल आता है और वो कहता है, जिन तुमने मुझे जो खरीदने के लिए कहा था मैंने सब कुछ खरीद लिया है, आखिर हम पैसे कमाना कब शुरू करने वाले हैं? ये सुनकर मैं थोड़ा शॉक होता हूँ क्योंकि मैं गोजी को भूल चुका था। मैं उससे कहता हूँ, तुम बस मेरा इंतजार करो, मैं अभी आ रहा हूँ। ये कहकर मैं लाइब्रेरी से निकल जाता हूँ। गोजी के साथ मेरा प्लान ये था कि हम इंटरनेट कैफे में लंच बॉक्सेस बेचेंगे। हमारे पास जितने भी लंच बॉक्सेस थे हम वो इंटरनेट कैफे में बेच देते हैं और खुद भी दोनों लोग बाहर बैठकर वही लंच बॉक्सेस खाने लगते हैं। गोजी काफी ज्यादा खुश होता है और पैसे दिखाते हुए कहता है, जिन हमने पूरे 50 बॉक्स बेच दिए हैं और हमें पूरा 250 का प्रॉफिट हुआ है। इतने पैसे तो मैंने आज तक कभी नहीं कमाए। मैं ज्यादा रिएक्ट नहीं करता और उससे कहता हूँ, प्रॉफिट बस ठीक ही ठाक था, ये समझ लो ये बस हमारे खर्चे के पैसे हैं। ये सुनकर गोजी शौक हो जाता और कहता है, 250 तुम्हारे खर्चे के पैसे हैं और ये भी तुम्हारे लिए बहुत कम है? मुझे मेरे घर वाले महीने में 10 युआन देते हैं। मैं तुम्हें बताना तो नहीं चाहता था पर बता दे रहा हूँ, मैं तो कॉलेज छोड़ने का प्लान बना रहा हूँ, अब मैं हमेशा के लिए लंच बॉक्सेस बेचा करूंगा। ये सुनकर मैं कहता हूँ, तुम इतने कम पैसे में खुश हो गए, जैसे ही मेरे पास स्टार्टअप कैश आ जाएगा हम इससे भी कई गुना ज्यादा कमाने वाले हैं। ये कहने के बाद मैं अपने मन में सोचता हूँ, मुझे नहीं पता कि नैन्शु मुझे कितने ज्यादा पैसे दे सकती है, 1 लाख या फिर 2 लाख, वो भी बहुत ज्यादा होंगे। खैर उसके बाद हम अपना सारा सामान पैक करके रख रहे होते हैं। उसी रास्ते से सिकी और उसकी दोस्त भी साथ में कहीं जा रहे होते हैं। उसकी दोस्त की नजर मेरे ऊपर पड़ जाती है। वो सिकी को रोक कर कहती है, जरा वो देखो वो तो जिन है। मैं और गोजी मेहनत से अपना काम कर रहे होते हैं। सिकी मुझे पहचान जाती है और कहती है, जिन इंटरनेट कैफे में लंच बॉक्सेस बेच रहा है, ये चीज कितनी ज्यादा एम्बैरेसिंग है। तभी सिकी की दोस्त कहती है, पर तुम्हें पता है मुझे लगता है कि जिन सच में काफी ज्यादा हैंडसम है। खैर सिकी अपनी दोस्त का हाथ पकड़कर उसे आगे ले जाते हुए कह रही होती है, वो सब छोड़ो, कुछ दिनों में जियांग की पार्टी में मैं जिन से माफी मंगवाऊंगी, वो भी सबके सामने। ये सब सुनकर सिकी की दोस्त अपने मन में कहती है, पर क्या ये नया वाला जिन सच में माफी मांगेगा? खैर अगले दिन मैं लाइब्रेरी में दोबारा से नैन्शु से मिलता हूँ। वो मुझे देखकर थोड़ी सी खुश होती है। आगे वो अपनी पॉकेट से कार्ड निकालती है और कहती है, मुझे लगता है कि ये कार्ड तुम्हारे लिए काफी होगा, इसकी मदद से तुम अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। मैं उसके हाथों से वो कार्ड लेता हूँ और उसे देखकर काफी ज्यादा शौक हो जाता हूँ। मैं नैन्शु से पूछता हूँ, तुम्हें ये कार्ड कहाँ से मिला? वो कार्ड जो मुझे नैन्शु ने दिया है वो असल में एक वीआईपी ब्लैक कार्ड होता है। नैन्शु कहती है, मैंने चुपके से अपने डैड के वॉलेट से ये कार्ड निकाल लिया था। उनके पास पहले से ही बहुत ज्यादा कार्ड्स हैं, इसीलिए उन्हें पता भी नहीं चलेगा अगर उनका एक कार्ड गायब भी हो जाता है तो। मैं हैरानी के साथ नैन्शु से पूछता हूँ, तुम्हारे हिसाब से आखिर इस कार्ड की लिमिट कितनी होगी? नैन्शु कहती है, शायद से इसकी लिमिट 2 मिलियन तक होगी। मैं कहता हूँ, अच्छा सिर्फ 2 मिलियन? पर तभी अचानक से मुझे रियलाइज होता है कि ये 2 मिलियन कह रही है। मैं बहुत ज्यादा शौक हो जाता हूँ, मेरी आंखें तक बाहर आ जाती हैं और मेरा मुंह तो खुला का खुला रह जाता है। मेरे जिस हाथ में वो कार्ड होता है वो हाथ तक कांपने लग जाता है। मैं अपने मन में सोचता हूँ,
एक अमीर लड़की जिसे मैं ज्यादा समय से नहीं जानता हूँ, उसने मुझे 2 मिलियन दे दिया बिना मुझे अच्छे से जाने। मेरे पूरे शरीर से पसीना आने लगता है और मैं अपने मन में कहता हूँ, क्या सारे के सारे अमीर लोग ऐसे ही होते हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं अरेस्ट ना हो जाऊँ। नैन्शु शर्माते हुए मुझसे पूछती है, जिन क्या इतने पैसे काफी नहीं है? अगर तुम्हें और पैसे चाहिए तो मैं एक और कार्ड चुरा सकती हूँ। कितनी अच्छी लड़की है यार ये। खैर, स्टोरी पर वापस आते हैं। मैं अपने हाथ आगे कर उसे मना करते हुए कहता हूँ, नहीं नहीं, ऐसा मत करना, इतने में सब कुछ हो जाएगा। पर प्लीज और कार्ड मत चुराना। मैं दूसरी तरफ ना चेहरा करके अपने मन में कहता हूँ, यस, मैंने कर दिखाया। मैं तुरंत उठकर उस कार्ड को अपनी पॉकेट में रख लेता हूँ और नैन्शु का हाथ पकड़कर कहता हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें शुक्रिया कैसे बोलूँ। मैं तुम्हारे पैसे जितनी जल्दी हो सके वापस कर दूंगा। नैन्शु का चेहरा पूरा लाल हो जाता है। वो तुरंत अपने हाथ छुड़ा लेती है और अपनी नजरें नीचे करके कहती है, अगर तुम सच में मुझे शुक्रिया करना चाहते हो तो वो चिप्स दोबारा ले आना। मैंने पहले कभी उन्हें नहीं खाया था। ये सुनकर मैं हैरान हो जाता हूँ और उसे देखने लगता हूँ। मैं अपने मन में कहता हूँ, इतनी अमीर लड़की ने कभी वो चिप्स नहीं खाए। लगता है इसकी फैमिली कुछ ज्यादा स्ट्रिक्ट है। ये काफी बुरी बात है। मैं मुस्कुराते हुए उससे कहता हूँ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं अगली बार तुम्हारे लिए बहुत सारे चिप्स लेकर आऊंगा, तो मैं जितना खाना हो खा लेना। ये सुनकर नैन्शु खुश हो जाती है और कहती है, बहुत बढ़िया, पर अब मुझे जाना होगा। मेरे डैड ने कहा कि मैं अपने ड्राइवर को ज्यादा वेट नहीं करवा सकती हूँ। मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ, बाय। ये कहकर नैन्शु यहाँ से चली जाती है। मैं अपनी पॉकेट पर हाथ रखते हुए अपने मन में कहता हूँ, मेरे पास 2 मिलियन है। अब मैं फाइनली अपने प्लान्स को स्टार्ट कर सकता हूँ। अगले दिन मैं अपने दोस्त को लेकर अपने पुराने नेबरहुड आ जाता हूँ, ताकि वहाँ पर जो जगह अभी खंडर है मैं उन्हें खरीद सकूँ, क्योंकि कुछ समय बाद ही उनके दाम 10 गुना बढ़ने वाले हैं। मेरा दोस्त मुझसे कह रहा होता है, आखिर हम लोग यहाँ पर क्या करने आए हैं? मैं उससे कहता हूँ, हम यहाँ पर पैसे बनाने आए हैं और क्या। उसके बाद मैं उस खंडर के मालिक से मिलता हूँ, जो कि एक बूढ़ा इंसान होता है। मैं उसके सामने पैसों से भरा बैग रख देता हूँ और कहता हूँ, सर ये रहा 2 लाख डिपॉजिट मनी, आप इन्हें खुद से गिन लीजिए। उसके बाद हम लोग कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेंगे और बाकी के 4 लाख मैं तब दूंगा जब ये प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगी। ये सब होता देख मेरा दोस्त काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है, जिन क्या तुम पागल हो गए हो? आखिर तुम्हारे पास इतने ज्यादा पैसे कहाँ से आए? क्या तुमने अपने ही घर वालों के पैसे चुरा लिए? अगर तुम्हारी मॉम को ये पता चला तो वो तुम्हारी जान ले लेंगी। मैं गोजी को शांत कराते हुए कहता हूँ, चिंता मत करो यार, ये तो बस थोड़े से ही पैसे हैं, तुम्हें ऐसे रिएक्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। गोजी परेशान होते हुए कहता है, भाई कोई भी यहाँ पर जमीन नहीं खरीदता। क्या ये बूढ़ा आदमी तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है ये प्रॉपर्टी खरीदने के लिए? मैं विंडो की तरफ देखते हुए गोजी से कहता हूँ, जिस जमीन को तुम अभी खंडर समझ रहे हो वो 1 महीने में बदलने वाली है और यहाँ के प्राइसेस 10 गुना ज्यादा होने वाले हैं। ये सुनकर वो बूढ़ा आदमी भी हंसते हुए कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा बच्चे, तुम फ्यूचर के बारे में बहुत अच्छा सोचते हो। अब से ये प्रॉपर्टी तुम्हारी हुई। ये कहकर वो बूढ़ा आदमी अपने दस्तखत कर देता है। उसके बाद हम लोग वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में चलते हुए गोजी मुझसे कहता है, तुम पागल हो गए हो, तुमने वो बेकार सा घर 6 लाख में खरीद लिया। अगर तुम्हारे पास इतने ही पैसे हैं तो तुम उन्हें मेरे लंच बॉक्स के बिजनेस में इन्वेस्ट क्यों नहीं कर देते? मैं आगे जाते हुए मुस्कुराते हुए गोजी से कहता हूँ, तुम्हें 1 महीने बाद सब समझ आ जाएगा। जो लाखों मैंने अभी इन्वेस्ट करे वो जल्द ही मिलियन में बदल जाएंगे। ये सुनकर गोजी खुश हो जाता है और कहता है, इसका मतलब है हम लोग मिलियनर बन जाएंगे, है ना? तभी आगे गोजी बताता है, तो कल के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या तुम कल की पार्टी में आ रहे हो? ये सुनकर मैं थोड़ा हैरान होते हुए कहता हूँ, कल कौन सी पार्टी है? गोजी बताता है, तुम्हें याद नहीं, जियांग ने जो पार्टी रखी है वही। तभी मुझे पुरानी मेमोरीज याद आती हैं। जियांग की पार्टी में सारे अमीर बच्चे भरे हुए थे। वो सारे के सारे लोग मुझे और गोजी को इग्नोर कर रहे थे और हमारा मजाक बना रहे थे। जैसे ही मुझे वो मेमोरी याद आती है मैं आगे चलते हुए गोजी से कहता हूँ, नहीं मैं नहीं जाऊंगा उस पार्टी में। कल करने के लिए मेरे पास और भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये सुनकर गोजी हैरान होकर कहता है, हे रुको, पर सिक्की भी उस पार्टी में आने वाली है और वो सबसे कही जा रही है कि वो तुमसे कल की पार्टी में माफी मंगवाएगी, वो भी सबके सामने। ये सुनकर मैं कहता हूँ, आखिर ये सिक्की है कौन? मैं उसे नहीं जानता। और ये कहकर मैं वहां से चला जाता हूँ। तभी से ही शिफ्ट होता अगले दिन जियांग की पार्टी पर। वहां पर सारे अमीर बच्चे बैठे आपस में बातें कर रहे होते हैं। जियांग सबसे कहता है, आज सब लोग दिल खोल कर मजे करो, तुम लोगों को जो खाना है वो ऑर्डर कर सकते हो, उस सब का बिल मैं भरूंगा। ये सुनकर सारे लोग खुश हो जाते हैं। तभी जियांग नोटिस करता है कि जिन यहाँ पर नहीं आया है। वो बाकी के लोगों से पूछता है कि आज की पार्टी में जिन नहीं आने वाला? एक लड़का जिसके हाथ में माइक होता है वो कहता है, अरे जिन तो वही लड़का है ना जो कि सीकी के पीछे पड़ा हुआ था। सारे लोग मिलकर फिर जिन का मजाक उड़ाने लगते हैं। कुछ लोग तो उसकी गरीबी का भी मजाक उड़ाते हैं। सब लोग जिन के ऊपर हंस रहे होते हैं। तभी जियांग आकर सीकी से पूछता है, सीकी क्या आजकल जिन तुम्हें अवॉइड कर रहा है? मैंने सुना कि उसने लाइब्रेरी में अपना ही लिखा हुआ लेटर फाड़ दिया और ये भी कहा कि तुम उसके लायक नहीं हो। ये सब सुनकर सीकी को गुस्सा आ रहा होता है। सीकी आगे कहती है, अब अगर वो मेरे सामने घुटनों पर बैठ के भी माफी मांगेगा तब भी मैं उसे माफ नहीं करने वाली। तभी सीकी की एक दोस्त दरवाजा खोलकर अंदर आती है। वो काफी ज्यादा हैरान लग रही होती है और वो कहती है, तुम लोग यकीन नहीं मानने वाले कि मैंने अभी क्या देखा। सबका ध्यान उस चश्मे वाली लड़की के ऊपर जाता है। वो चश्मे वाली लड़की कहती है, मैंने जिन को देखा पर वो थोड़ा अलग था। ये सुनकर सीकी को गुस्सा आता है और वो कहती है, अब बता भी दो कि तुमने क्या देखा। दूसरी तरफ मैं और नैन्शु साथ में एंजॉय कर रहे होते हैं। नैन्शु कह रही होती है, मैंने ये सब पहले कभी ट्राई नहीं किया, मैं ये हमेशा से करना चाहती थी। ये सुनकर मैं उससे कहता हूँ, अगर ये तुम्हें इतना ही पसंद आया तो हम लोग दोबारा भी यहाँ पर आ सकते हैं, पर यहाँ पर हम अकेले नहीं होते हैं। हमें दूर से देखा जा रहा होता है। सिकी, जियांग, गोजी और कुछ लड़के हमें देख रहे होते हैं।
वो सब बहुत ज्यादा शौक होते हैं और सीकी का रिएक्शन तो देखने वाला होता है। वो कह रही होती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, जिन नैंशु के साथ क्या कर रहा है। जियान खुद को तसल्ली देते हुए कह रहा होता है, मुझे लगता है कि ये लोग बस एक दूसरे से अभी ही मिले हैं। हाँ बस ये एक रैंडम एक्सीडेंट है। उसके बाद वो कहता है, अरे इनके बीच कुछ नहीं चल रहा, चलो यहाँ से चलते हैं। बाकी के जो दो लड़के वहां पर होते हैं वो भी कह रहे होते हैं, हाँ जियान तुमने सही कहा, ये बस एक इत्तेफाक हो सकता है। आखिर नैंशु जैसी इतनी प्यारी लड़की जिनको कैसे पसंद कर सकती है। पर इनकी बातें सुनकर गोजी मुस्कुरा रहा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है, ये लोग मेरे भाई को भी अच्छे से जानते नहीं है। मेरे भाई ने बिना सोचे समझे 6 लाख का घर खरीद लिया, तो नैंशु को पटाना उसके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। गोजी अपने मन में कह रहा होता है, कुछ भी हो जाए मैं हमेशा मेरे भाई जिन के साथ ही रहने वाला हूँ। पर ये सब देखकर सीकी काफी ज्यादा उदास हो जाती है और अपने मन में सोचने लगती है, ये यहाँ पर क्या हो रहा है, जिनके पास तो कुछ भी नहीं है, तो फिर नैंशु उसके साथ क्यों है। फिर उसे गुस्सा भी आता है। खैर आगे सीन शिफ्ट होता है 1 महीने बाद। मैं एक प्राइवेट स्विमिंग पूल में होता हूँ। मेरे फोन पर पैसों का मैसेज आ जाता है, वही पैसे जो मैंने उस खंडर को बेचकर कमाए होते हैं। वो 6 लाख जो मैंने लगाए थे, उससे मुझे 1.7 मिलियन का फायदा होता है। मैं वो मैसेज देखकर काफी खुश होता हूँ। अब समय आ गया, ये जो प्रॉफिट मुझे अभी हुआ है उसे कहीं और इन्वेस्ट करने का। पैसों से ही पैसे बनते हैं। अब मेरे अमीर बनने के दिन जल्द ही आने वाले हैं। वैसे मैं इस स्विमिंग पूल में अकेला नहीं आया होता हूँ। नैंशु को उसके स्विमिंग सूट में देखने के बाद मेरे मन में बस एक ही चीज आती है, नैंशु का फिगर तो सच में काफी अच्छा है। मेरा यहाँ पर आने का आइडिया सच में काफी अच्छा था। नैंशु मुझे मुस्कुराता हुआ देखकर मुझसे पूछती है, जिन तुम तो काफी खुश लग रहे हो, क्या तुम्हारे साथ कुछ अच्छा हुआ है। मैं नैंशु से अपनी नजरें हटाकर कहता हूँ, मैं जल्द ही तुम्हारे पैसे तुम्हें लौटाने वाला हूँ। ये सुनकर नैंशु थोड़ी सी उदास हो जाती है और कहती है, क्या मुझे पैसे वापस करने के बाद भी तुम मेरे साथ घूमोगे। ये सुनकर मैं कहता हूँ, हाँ क्यों नहीं, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। और सच बोले तो तुम्हारे साथ डेट पर आकर मुझे काफी अच्छा लगा। ये सुनकर नैंशु काफी ज्यादा खुश हो जाती है। आगे वो मुझसे पूछती है, तो अब जब तुम्हारे पास पैसे आ गए हैं तो तुम उनका क्या करने वाले हो। ये सुनकर मैं कहता हूँ, क्योंकि अब मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट हो चुका है, तो अब मैं खुद का बिजनेस स्टार्ट करने वाला हूँ। ये सुनकर नैंशु काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और कहती है, ये तो कमाल का है, तुम कब स्टार्ट करने वाले हो। मैं उसे समझाना शुरू करता हूँ, पहले तो मैं यांग शुआन के फैमिली रेस्टोरेंट में इन्वेस्ट करने का सोच रहा हूँ। वहाँ का फूड काफी ज्यादा अच्छा होता है। और उसके बाद मैं ब्यूटी सैलून खोलूंगा और उसके बाद मैं एक्सेसरीज की शॉप भी खोलना चाहता हूँ। और आखिरी में जो यहाँ का सबसे फेमस बार है मैं उसे बुक करूंगा। कुछ समय बाद मैं वो सारी चीजें कर लेता हूँ जो कुछ भी मैंने कहा था। मैंने यहाँ का जो सबसे बड़ा क्लब अभी बुक करा है उसके पीछे एक रीजन है, ब्लू स्टार का फाइनल्स जल्दी ही शुरू होने वाला है और ये जो सबसे बड़ा क्लब मैंने बुक करा है वो मेरा बहुत ज्यादा फायदा करवाने वाला है। हम देखते हैं जो पब्लिक होती है वो रोड पर खड़े होकर एक बड़ी सी स्क्रीन पर फुटबॉल का मैच देख रहे होते हैं और यही कह रहे होते हैं कि आज रात के मैच में कौन जीतने वाला है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं सीकी को, जो कि जियांग के साथ होती है और उनके साथ उसकी एक दोस्त भी होती है। सिकी कह रही होती है, आज रात फाइनल मैच है, हम लोग वो मैच चलकर किसी क्लब में देखा जाएगा। ये सुनकर जियांग कहता है, तुम्हारा ये आइडिया बढ़िया है, हम लोग क्लब में बड़ी स्क्रीन पर वो मैच देखेंगे। तभी हम उनके पीछे गोजी को देखते हैं जो कि कह रहा होता है उनसे, क्या मैं भी तुम लोगों के साथ आ सकता हूँ। सिकी पीछे मुड़कर उससे कहती है, हाँ पर तुम कोई मुसीबत मत खड़ी करना और हमारे साथ ही रहना। गोजी उसके पास आता और हंसते हुए कहता है, तुम्हारा शुक्रिया सिकी, तुम सच में काफी अच्छी हो। सिकी कहती है, हाँ वो तो मैं हुई। पर तभी सीन शिफ्ट होता है शाम में, जब सिकी काफी ज्यादा गुस्से में होती है। वो गुस्से में चिल्लाते हुए कह रही होती है, किसी ने पूरा क्लब ही बुक करके रखा है। जियांग कह रहा होता है, मैंने सारे क्लब्स में फोन करके पूछा पर आज वो सारे के सारे फुल हैं। चश्मे वाली कहती है, अब हम क्या करेंगे, ये मैच 4 सालों में एक बार होता है, मैं इसे मिस नहीं करना चाहती। तभी गोजी अपना हाथ उठाकर कहता है, मेरे पास एक आइडिया है। सिकी कहती है, तुम्हारे पास कौन सा आइडिया है। गोजी कहता है, हमें जिन को कॉल करना होगा, उसने 3 लाख देकर शहर का सबसे बड़ा क्लब बुक करा है। उसका प्लान था उस क्लब को बुक करके फाइनल्स के मैच का फायदा उठाना, पैसे कमाने के लिए। ये सुनकर पहले तो सिकी को यकीन नहीं होता और वो कहती है, 3 लाख युआन, वो भी जिन के पास। बकवास करना बंद करो गोजी। तभी सिकी की एक दोस्त सिकी से कहती है, तुम्हें जिन के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। जिन अब काफी ज्यादा अमीर हो चुका है, उसने मेरी मॉम के साथ मिलकर ब्यूटी सैलून खोला है और उस बिजनेस से उसने काफी ज्यादा पैसे छापे हैं, यहाँ तक कि मेरी मॉम ने मेरी पॉकेट मनी भी डबल कर दिया। ये सुनकर गोजी कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, और मेरे भाई जिन ने तो यांग शुआन के फैमिली रेस्टोरेंट में भी इन्वेस्ट करा है। ये सब सुनकर तो सिकी के होश ही उड़ जाते हैं। वो अपने मन में कह रही होती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि जिन इतना अमीर हो चुका है। क्या वो पहले से इतना अमीर था और मुझसे छुपा रहा था। तभी सिकी की एक दोस्त उसका हाथ पकड़कर कहती है, सिकी जिन तो तुम्हारे पीछे पागल था है ना, तो तुम उससे मदद क्यों नहीं मांगती। सिकी जब अपनी दूसरी दोस्त की तरफ देखती है तो वो भी आंखों ही आंखों में सिकी से कह रही होती है यही करने को। सिकी काफी ज्यादा एम्बेरस होती है और वो अपना फोन उठाकर कहती है, तो क्या अब मुझे जिन से मदद मांगनी होगी। वो काफी ज्यादा एम्बेरस होती है पर फिर वो जिन को कॉल लगा देती है, पर जिन उसका कॉल काट देता है। ये देखकर सिकी को काफी गुस्सा आता है। वो अपने फोन पर चिल्लाने लगती है और कहती है, अब जिन कितनी औकात हो गई कि वो मेरा फोन काटेगा। गोजी कहता है, शायद से जिन बिजी हो सकता है, तुम उसे दोबारा कॉल क्यों नहीं करती। सिकी दोबारा कॉल करने के लिए तैयार हो जाती है और दोबारा से जिन को कॉल लगाती है, पर इस बार तो जिन सिकी को ब्लॉक ही कर देता है। एक बार जरा सिकी का रिएक्शन देखो। दूसरी तरफ मैं एक बुक स्टोर में बैठा बुक पढ़ रहा होता हूँ। मैं इस टाइम नैंशु के साथ होता हूँ। मैं अपना फोन उठाकर टाइम चेक करता हूँ। तभी नैंशु अपनी बुक रखकर मुझसे कहती है, जिन क्या हम दोबारा से कहीं जा सकते हैं। मैं मुस्कुराते हुए नैंशु से कहता हूँ, हाँ क्यों नहीं, मुझे बताओ तुम्हें कहाँ जाना है। ये सुनकर नैंशु थोड़ी सी उदास हो जाती है और अपनी बुक वापस से उठा लेती है और कहती है, मुझे नहीं पता, मेरे डैड मुझे ज्यादा दूर नहीं जाने देते हैं। ये सुनकर मैं सोचने लग जाता हूँ और फिर स्माइल करते हुए उससे कहता हूँ, मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी जगह ले जाऊंगा जहाँ पर तुम फुटबॉल मैच देख सकती हो और वहाँ पर काफी सारे स्नैक्स भी होंगे। क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगी।
ये सुनकर नैंशू काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और कहती है, क्या तुम सच कह रहे हो, हम कहाँ जाने वाले हैं? तभी से ही शिफ्ट होता है रात में। मैं नैंशू को उसी क्लब में लेकर आता हूँ जो मैंने बुक करा था। नैंशू वहां पर आकर थोड़ा शर्मा जाती है और कहती है, ये तो एक क्लब है, यहाँ पर तो बड़े लोग आते हैं ना। क्या मैं अब बड़ी हो चुकी हूँ? मैं उसके सर पर हाथ रखते हुए कहता हूँ, हाँ तुम बड़ी हो चुकी हो। उसके बाद मैं उसे उसकी वीआईपी सीट दिखाता हूँ। मैंने उसके लिए काफी सारे स्नैक्स भी वहां पर रखवाए होते हैं, जिन्हें देखकर नैंशू काफी ज्यादा खुश हो जाती है। मैं भी अपनी सीट पर बैठ जाता हूँ और उससे कहता हूँ, यहाँ से मैच काफी अच्छे से दिखेगा, तुम आराम से बैठकर यहाँ पर स्नैक्स भी खा सकती हो, और अगर तुम्हें और कुछ खाना है तो तुम ऑर्डर भी कर सकती हो। नैंशू कहती है, तो क्या क्लब ऐसे होता है? मुझे ये जगह पसंद आई। तभी वहाँ का एक एम्प्लॉय आकर मुझसे कहता है, सर क्लब के बाहर कुछ बच्चे कह रहे हैं कि वो आपसे मिलना चाहते हैं। मैं कहता हूँ ठीक है, मैं अभी आता हूँ। कुछ देर बाद मैं क्लब से बाहर आता हूँ। गोजी मुझे दूर से हाथ दिखाता हुआ कहता है, जिन मेरे भाई हम यहाँ पर हैं। उसके साथ सीकी और उसके दोस्त भी होते हैं। मैं उन्हें देखकर कहता हूँ, आखिर तुम सब यहाँ पर क्या कर रहे हो? गोजी सबसे कहता है, मैंने तुम लोगों से कहा था कि मेरे भाई जिन ने ये प्लेस पहले से ही बुक कर रखा है। अब तो तुम लोगों को मुझ पर यकीन है ना? जो सीकी होती है वो जिन से कुछ कहने जा रही होती है, पर गोजी बीच में आकर कहता है, जिन मेरे भाई हम सबको ब्लू स्टार कप का फाइनल मैच देखना है। बाकी सारे क्लब्स ऑलरेडी फुल हैं, क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो? मैं मुस्कुराकर उन लोगों से कहता हूँ, मैं सिर्फ अपने भाई गोजी को अंदर बुलाता, पर तुम लोग उसके साथ आए हो इसीलिए तुम भी अंदर आ सकते हो। मैं उन सबको अंदर बुला लेता हूँ। सीकी अंदर आने में थोड़ा टाइम लगा रही होती है। उसकी दोस्त उसका हाथ पकड़ कर कहती है, अब चलो भी अंदर, तुम्हें मैच नहीं देखना क्या? और वो उसे अंदर खींच लाती है। मैं, गोजी और जियांग जब क्लब के अंदर आते हैं तब जियांग मुझसे पूछता है, जिन क्या तुमने सच में ये प्लेस 3 लाख देकर बुक करा है? आखिर तुम्हारे पास इतने ज्यादा पैसे आए कहाँ से? मैं रुक कर उसे बताता हूँ, इस प्लेस को बुक करने में मेरे सिर्फ 3 लाख नहीं लगे, बाकी चीजें मिलाकर मेरे पूरे 3,70,000 खर्च हुए हैं। ये सुनकर वो सारे लोग हैरान हो जाते हैं, यहाँ तक कि गोजी भी। ये सुनकर जियांग थोड़ा चिड़चिड़ा भी हो जाता है। खैर मैं सीट पर बैठा देता हूँ और वहाँ के मैनेजर से कहने लगता हूँ, ये पीले बालों वाला लड़का मेरा भाई है, और इसके साथ जो लोग हैं वो सब जितना भी पैसा खर्च करेंगे उस सब का बिल मैं भर दूंगा। ये सब सुनकर गोजी की जो नाक होती है वो काफी लंबी हो जाती है। उसे काफी अच्छा लग रहा होता है कि उसका दोस्त उसे काफी अच्छे से ट्रीट कर रहा होता है। आगे सब लोग अपनी सीट्स पर बैठे होते हैं, पर जियांग और सीकी का मूड काफी खराब होता है। सीकी की चश्मे वाली दोस्त कहती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमें फाइनेंस देखने के लिए जिनकी मदद लेनी होगी। ये सुनकर जियांग कहता है, उसने हमारे लिए इतना भी कुछ खास नहीं करा है, उसने बस पहले से एक क्लब बुक कर रखा था, आखिर वो इतना शो ऑफ क्यों कर रहा है? सीकी काफी उदास होती है, जैसे उसे कुछ अच्छा ही ना लग रहा हो। तभी सीकी के एक दोस्त की नजर नैंशू पर पड़ जाती है। वो सबसे कहती है, जरा उधर देखो। नैंशू को देखकर सीकी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। वो अपने मन में कह रही होती है, आखिर नैंशू यहाँ पर क्या कर रही है? हमारे स्कूल की सबसे फेमस और रिच लड़की, वो इस क्लब में अकेली क्या कर रही है? जियांग भी काफी हैरान होता है और वो अपने मन में कहता है, एक सेकंड, ये बार तो जिन ने बुक कर रखा है, कहीं ये उस टाइप की स्टोरी तो नहीं है जहाँ पर एक अमीर लड़की एक गरीब लड़के के प्यार में पड़ गई? पर नहीं, मैं जिन को मेन कैरेक्टर बनते हुए नहीं देख सकता। सारे लोग क्लब में एंजॉय कर रहे होते हैं। जियांग एक बार फिर से नैंशू की तरफ देखकर कहता है, नहीं, ये बस एक इत्तेफाक हो सकता है, शायद से नैंशू को स्पोर्ट्स काफी पसंद होगा और वो अकेली बस मैच देखने के लिए आई है। उसके बाकी दोस्त भी इस बात पर एग्री करते हैं, पर तभी उनमें से एक लड़की अपना हाथ आगे करते हुए कहती है, जरा देखो तो, जिन नैंशू की तरफ जा रहे हैं। मैं नैंशू के पास जाकर बैठ जाता हूँ। जियांग को ये देखकर काफी गुस्सा आता है और वो कहता है, नैंशू बस उसकी एक अमीर कस्टमर है, वो बस उसे ग्रीट करने आया होगा। एक बड़ी स्क्रीन पर फुटबॉल का मैच चल रहा होता है। नैंशू को वो देखकर काफी मजा आ रहा होता है। आगे वो अपने चिप्स का पैकेट उठाती है और उसमें से अपने हाथों से मुझे खिलाने लगती है। मैं उसे बिना कुछ कहे उसके हाथों से वो चिप्स खा लेता हूँ। उसके बाद मैं देखता हूँ कि नैंशू के होठों पर वही चिप्स लगे होते हैं, तो मैं थोड़ा करीब जाकर अपने हाथों से उसके होठों पर से वो चिप्स हटा देता हूँ। इससे नैंशू थोड़ा ब्लश करने लगती है। ये सब देखकर तो जियांग के हाथों से उसका ग्लास ही छूट जाता है और वो फ्रस्ट्रेट होकर कहता है, मैं नैंशू को अपने वी चैट पर भी ऐड नहीं कर पाया, पर ये जिन तो उसके होठ तक छू रहा है। सीकी की जो दोस्त होती है वो कहने लगती है, सीकी तुम तो कहती थी कि तुमने जिनको छोड़ा है, पर उससे देखकर लगता है कि उसे तो तुम में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। सीकी की चश्मे वाली दोस्त कहती है, सीकी अब टफ बनने की एक्टिंग छोड़ भी दो, अब मान भी लो कि जिन हमारी औकात के बाहर चला गया। ये सुनकर सीकी तुरंत अपनी सीट से उठ जाती है और कहती है, मैं यहाँ से जा रही हूँ, और ये कहकर यहाँ से चली जाती है। उसे जाता देख मेरे चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। गोजी तो मजे से ड्रिंक कर रहा होता है, पर सीकी यहाँ से जाते हुए अपने मन में कह रही होती है, जिन तुम्हारी वजह से मेरी बहुत बेइज्जती हुई है, मैं कभी भी तुम्हें माफ नहीं करने वाली। तभी सीन शिफ्ट होता अगले दिन। मैं एक बस स्टैंड पर खड़ा होता हूँ, तभी गोजी वहाँ पर आता है। वो जैसे ही आता है वो मुझे हंसते हुए बताता है, मेरा एडमिशन कॉलेज में हो गया, मैं लिंचुआन टेक जूनियर कॉलेज में जाने वाला हूँ। मैं उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए कहता हूँ, बहुत बढ़िया मेरे भाई गोजी, तुम आगे चलकर एक बड़े आदमी जरूर बनोगे। गोजी मुझसे पूछता है, जिन तुम कौन से कॉलेज जाने वाले हो? मुझे याद है तुम्हारे मार्क्स काफी अच्छे आए थे। मैं गोजी को बताता हूँ, मैं लिंचुआन यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ, और अपने मन में कहने लगता हूँ, मैं उसी कॉलेज में जा रहा हूँ जिसमें मैं पिछली जिंदगी में भी गया था, पर इस बार मैं इंजीनियरिंग नहीं करने वाला, मैं इस बार फाइनेंस करने वाला हूँ। फाइनेंस पढ़ने से मुझे और भी बहुत ज्यादा फायदा होगा, मैं इसकी मदद से और भी पैसे बना सकता हूँ। ये सुनकर जो गोजी होता है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, तुमने फाइनेंस चूज करा है? मेरे भाई तुम तो काफी कमाल के हो यार। तभी अचानक से हमारे पास सीकी आ जाती है और वो गुस्से में मुझसे कहती है, जिन वहीं रुक जाओ और मेरी बात सुनो। मैं उससे पूछता हूँ, अब तुम्हें क्या हुआ,
तुम्हें मुझसे क्या काम है? सीकी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो मुझसे कहती है, मुझे बताओ तुम्हारे और नैन्शु के बीच क्या चल रहा है? तुमने तो कहा था कि तुम मुझे ही पसंद करते हो, क्या तुम्हारा प्यार नकली था? ये सुनकर मैं कहता हूँ, मुझे नहीं पता कि मैंने ऐसा कब कहा था। अपने मन में कहानियां बनाना बंद करो सीकी। सीकी रोने लग जाती है और कहती है, ठीक है मुझ पर यकीन मत करो, पर फिर तुमने उसी यूनिवर्सिटी में क्यों अप्लाई करा जिसमें मैं जाने वाली हूँ? तुम अभी भी मुझे पसंद करते हो है ना? मैं मुस्कुराते हुए सीकी को बताता हूँ, मैंने उस यूनिवर्सिटी के लिए इसलिए अप्लाई करा क्योंकि नैन्शु भी उसी यूनिवर्सिटी में जाने वाली है। मुझे तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम कहीं भी जाओ। ये सुनकर सीकी पूरी तरह से टूट जाती है और गुस्से में कहती है, आखिर नैन्शु हमारे बीच कब से आ गई? मैं अपना फोन निकालता हूँ और उसे सीकी को दिखाते हुए कहता हूँ, मैंने तुम्हारा कॉन्टैक्ट नंबर डिलीट कर दिया। मुझे चिंता हो रही थी कि कहीं नैन्शु को कोई गलतफहमी ना हो जाए। उतने में हमारी बस आ जाती है। मैं गोजी से कहता हूँ, चलो चलते हैं। सीकी वहीं पर बर्फ की तरह जम जाती है। हम लोग बस में बैठकर वहां से चले जाते हैं। पीछे से सीकी गुस्से में कहती है, जिन तुम्हें क्या लगता है कि मेरा कॉन्टैक्ट डिलीट करके सब ठीक हो जाएगा? मैं तुम्हारा पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली। आगे हम लोग दूसरे बस स्टॉप पर रुक जाते हैं। वहाँ पर गोजी मुझसे कहता है कि मैं उसके साथ चलूं उसके फ्रेशमैन मीटअप पर मैं गोजी को साफ मना कर देता हूँ और कहता हूँ, वो तुम्हारे कॉलेज का मीटअप है, मैं क्यों जाऊँ, मैं नहीं जा रहा हूँ। ये सुनकर गोजी मेरे पैर पकड़ लेता है और रोते हुए कहता है, प्लीज यार मेरे साथ चल दो ना, मैं पहली बार ऐसी जगह पर जा रहा हूँ। तुम वहाँ पर सबको बता देना कि तुम भी मेरे ही कॉलेज से हो। गोजी की बातें सुनकर मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता और मैं गोजी को हाँ कर देता हूँ और उसके साथ जाने के लिए मान जाता हूँ। ये सुनकर गोजी खुश हो जाता है। वो तुरंत जमीन से उठकर मुझे गले लगा लेता है। उसके बाद हम लोग मीटअप की जगह पर पहुंचते हैं। वहाँ पर उसी कॉलेज के कुछ फ्रेशमैन होते हैं। एक लड़की मुझे देखकर कहती है, तुम तो काफी अच्छे दिखते हो, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? मैं मुस्कुराते हुए उससे कहता हूँ, इस कॉलेज में मैं अभी फ्रेशमैन हूँ, अभी मेरी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है और वैसे भी मैं पढ़ने पर ज्यादा ध्यान देता हूँ, किसी को डेट करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। तभी नीले बालों वाला लड़का हंसते हुए कहता है, यार क्या तुम लड़कियों के सामने दिखावा करने की कोशिश कर रहे हो? अगर तुम्हें पढ़ाई इतनी ही पसंद है तो तुम हमारे कॉलेज में क्यों आए हो? तभी एक रेड हेयर बैडी बोलती है, हम इसकी एजुकेशन से इसको जज नहीं कर सकते। उसके बाद वो खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहती है, हेलो मेरा नाम होंगियन है, मैं भी इस कॉलेज में फ्रेशमैन हूँ। मैं भी उसे अपना नाम बताता हूँ और उससे हैंड शेक करता हूँ। कुछ देर बाद बिल पे करने का टाइम आ जाता है। एक ग्लासेस वाली लड़की कहती है, चलो हम सब लोग बिल को स्प्लिट करते हैं। तभी मैं वहाँ के एक स्टाफ से कहता हूँ, मेरी जो ड्रिंक थी वो 10 युआन की हुई, क्या मुझे इस पर डिस्काउंट मिलेगा? ये सुनकर वहाँ की एम्प्लॉय काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है, तुम्हें 10 युआन की चीज पर भी डिस्काउंट चाहिए? ये सुनकर बाकी की लड़कियों का रिएक्शन भी बदल जाता है। वो लड़का रेड हेयर बैडी से कहता है, ये लड़का तो गरीब भी है। पर तभी मैं अपना हाथ आगे करके उस एम्प्लॉय से कहता हूँ, पर तुम लोगों ने तो पोस्टर लगा के रखा है कि फ्रेशमैन को 20% डिस्काउंट मिलेगा, तो अब तुम लोग डिस्काउंट क्यों नहीं दे रहे हो? ये होता हुआ देख दूसरा एम्प्लॉय आकर मुझसे माफी मांगने लगता है और कहता है, हमें माफ कर दीजिए सर, इस लड़की का आज यहाँ पर पहला दिन है, इस बात के लिए हम आपसे माफी चाहते हैं। मैं मुस्कुराते हुए पैसे निकालते हुए कहता हूँ, कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा, मेरे साथ जितने भी लोग हैं उन सबका बिल भी मैं पे कर रहा हूँ। ये सुनकर वो सारी लड़कियां खुश हो जाती हैं, पर हमारी रेड हेयर बैडी अपने मन में सोचती है, ये लड़का तो काफी अलग है, अपनी उम्र के हिसाब से काफी ज्यादा मैच्योर है। जिनमें ये सब देखकर काफी खुश होता है। उनमें से 2 लड़कियां तो मेरे पास आकर ही खड़ी हो जाती हैं। खैर आगे मैं अपनी बस में बैठकर अपने कॉलेज के लिए रवाना हो जाता हूँ। गोजी बाहर से मुझे बाय बोलता है। मैं बस में बैठा नैन्शु के बारे में सोच रहा होता हूँ, क्योंकि आज तक वो कभी भी अपने घर से ज्यादा दूर नहीं गई है, इसीलिए मुझे उसकी चिंता हो रही होती है कि कहीं वो गुम ना गई हो। जब मैं यही सब सोच रहा होता हूँ तभी मेरी मुलाकात वापस से उसी रेड हेयर बैडी से होती है जो कि मुझे फ्रेशमैन पार्टी में मिली थी। उसे देखकर मैं थोड़ा हैरान हो जाता हूँ, क्योंकि असल में वो भी मेरी ही कॉलेज की स्टूडेंट होती है। वो मुझे वापस से खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहती है, मेरा नाम होंगियन है और मैं लॉ की पढ़ाई कर रही हूँ लिन यूनिवर्सिटी में। मैं भी मुस्कुराते हुए दोबारा से खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता हूँ, मेरा नाम जिन है और मैं फाइनेंस की पढ़ाई कर रहा हूँ लिन यूनिवर्सिटी में। खैर उसके बाद हम दोनों के बीच थोड़ी बहुत बातें होती हैं। उसके बाद होंगियन मुझसे मेरा इंस्टाग्राम मांगती है। मैं उसे अपना इंस्टाग्राम देते हुए कहता हूँ, ये पहली बार है जब मैं किसी लड़की को इंस्टा पे ऐड कर रहा हूँ। होंगियन मुस्कुराते हुए कहती है, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी इन बातों पर यकीन कर लूंगी? तुम्हें देख के तो लगता है कि तुमने अभी तक कई लड़कियों के दिल तोड़े होंगे। इसके बाद हमारी थोड़ी बहुत और बातें भी होती हैं। खैर उसके बाद मैं अपने कॉलेज के डोम रूम में आ जाता हूँ। वहाँ पर मैं अपना सामान सेट कर रहा होता हूँ। मेरे पास मेरे रूममेट्स खड़े होते हैं। इस सफेद टी शर्ट वाले बंदे का नाम जो होता है और ये चश्मे वाले बंदे का नाम रेन होता है और ये जो तुम्हें हटा कटा बॉडी बिल्डर बंदा दिख रहा है इसका नाम गोनगी होता है। ये थोड़ा फ्लेक्स करते हुए मुझे बताता है, मेरी फैमिली का कंस्ट्रक्शन मटेरियल का बिजनेस है, अगर ग्रेजुएशन के बाद तुम लोगों को जॉब ना मिले तो तुम लोग मेरे साथ आ सकते हो। ये सुनते ही मैं गोनग्यू से कहता हूँ, ओके बॉस, हम सबको अच्छी सैलरी देना। गोनग्यू थोड़ा और चौड़ में आ जाता है और कहता है, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, पैसों की कमी नहीं होगी तुम लोगों को मेरे साथ रहकर। उसके बाद वो अपना फोन फ्लेक्स करने लगता है जो कि काफी महंगा फोन होता है। पर तभी गोनग्यू देखता है कि कोई भी उस पर ध्यान नहीं दे रहा, क्योंकि बाकी सबका ध्यान मेरे लेटेस्ट लैपटॉप के ऊपर होता है जो कि उस फोन के कंपैरिजन में काफी ज्यादा महंगा होता है। मेरा लैपटॉप देखने के बाद मेरे सारे रूममेट्स मुझसे काफी अच्छे से बात करने लगते हैं। ये सब देखकर गोनग्यू को काफी गुस्सा आता है और वो अपने मन में कहता है, ऐसे तो ये जिन मेरी सारी पॉपुलैरिटी खा जाएगा, मुझे इन लोगों को ऐसा कुछ बताना होगा जो कि इन लोगों में से किसी ने कभी नहीं करा है। गोनग्यू अपनी कुर्सी पे बैठकर कहता है, वैसे तुम सारे के सारे लोग सिंगल हो है ना, पर अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी बात अलग है। मेरे पास 3 गर्लफ्रेंड्स हैं और वो सारी की सारी बहुत सुंदर हैं। ये सुनकर जो बाकी के 2 रूममेट्स होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उनकी आंखों में चमक आ जाती है। जो कहता है, गोनग्यू मेरे भाई, आखिर तुमने उन्हें कैसे पटाया? मेरी आज तक कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं बनी है। भाई आप पूछो ना भाभी से कि उनकी कोई दोस्त सिंगल है क्या। रैन तो अपनी कॉपी निकाल कर सारी ट्रिक्स लिखने लगता है जो भी उसको गोनग्यू बताने वाला है, पर मैं उन लोगों पर ध्यान नहीं दे रहा होता हूँ। मैं अपना फोन देख रहा होता हूँ और जो 2 प्यारी प्यारी लड़कियां मेरे इंस्टाग्राम पर ऐड हैं उनके बारे में सोच रहा होता हूँ। क्या मैं अभी टू टाइमिंग
ट्रेनिंग कर रहा हूँ। तभी मुझे होंगयान का मैसेज आता है जिसमें वो बताती है मेरा सारा काम कंप्लीट हो चुका है और मैं अपने डॉम में अच्छे से सेटल हो चुकी हूँ। होंगयान का मैसेज देखकर मैं उसके बारे में सोचने लग जाता हूँ। होंगयान सच में काफी ज्यादा खूबसूरत लड़की है और वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट भी है। तभी मुझे नैन्शु का मैसेज आता है जिसमें वो मुझसे कहती है जिन क्या तुम मुझे यहाँ पर घुमा सकते हो, मैं काफी ज्यादा बोर हो रही हूँ। नैन्शु का मैसेज देखकर मेरे दिल में कुछ कुछ होता है, यार ये लड़की मुझसे कितने ज्यादा प्यार से पूछ रही है, मैं इसे मना कैसे कर सकता हूँ। मैं तुरंत नैन्शु से कहता हूँ मेरा इंतजार करो, मैं अभी आता हूँ। पीछे गोनग्यू लव गुरु बनकर बाकी दोनों को सिखा रहा होता है कि लड़कियों से कैसे बात करनी चाहिए। वो कहते हैं ना लड़कों को बात करनी नहीं आती। खैर मैं इन लोगों पर ध्यान नहीं देता और यहाँ से जाने लगता हूँ नैन्शु से मिलने के लिए। मेरे रूममेट्स कहते हैं जिन तुम कहाँ जा रहे हो। जो जाओ होता है वो कहता है गोनग्यू हमें एक स्पेशल बात बताने वाला था कि लड़कियों से कैसे बात करी जाती है, क्या तुम्हें ये नहीं जानना। रेन कहता है ऐसे तो तुम हमेशा सिंगल रह जाओगे मेरे भाई। जो गोनग्यू होता है वो कहता है मैं मेन पॉइंट पर आने ही वाला था और तुम अभी जा रहे हो, अगर तुमने अभी मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया तो तुम हमेशा सिंगल रहोगे। मैं एक स्माइल के साथ पीछे मुड़कर कहता हूँ मुझे माफ करना दोस्तों, मुझे एक लड़की से मिलने जाना है। तुम लोग तो समझ ही सकते हो यार, अगर मैं टाइम पे नहीं पहुंचा तो वो नाराज हो जाएगी। ये सुनकर तीनों के होश उड़ जाते हैं। जो चमकती आंखों के साथ कहता है आज तो तुम्हारा पहला ही दिन है और तुम आज ही डेट पर जा रहे हो। रेन कहता है जो लड़के हमेशा शांत रहते हैं असल में वही सबसे प्रो होते हैं, असली प्ले बॉय तो हमारा भाई जिन है। जो होता है वो गोनग्यू पर गुस्सा करते हुए कहता है तुम्हारी सारी की सारी टेक्निक्स पुरानी हो चुकी हैं, अब तुम्हें अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए। रेन भी गुस्साते हुए कहता है बिल्कुल सही कहा जो, असली डेटिंग एक्सपर्ट तो जिन है। गोनग्यू गुस्से में कहता है पहले ही दिन जिन एक लड़की से मिलने जा रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता, वो जरूर से झूठ बोल रहा होगा। गोनग्यू अपने मन में कह रहा होता है ये जिन हर चीज में मेरे से आगे कैसे हो सकता है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। खैर दूसरी तरफ मैं नैन्शु के साथ होता हूँ। मैं उससे पूछता हूँ कि तुम्हें कैसा लग रहा है यहाँ आकर और तुम्हें अपने क्लासमेट्स के साथ पहला दिन कैसा लगा। नैन्शु थोड़ा सा उदास चेहरा बनाकर कहती है मुझे लगता है कि मैं अपने क्लासमेट्स के साथ ज्यादा फ्रेंडली नहीं हो पाई, मैं उनसे दोस्ती ही नहीं कर पा रही हूँ। मैं नैन्शु को समझाते हुए कहता हूँ कोई बात नहीं, पहले दिन ही सबसे दोस्ती नहीं हो जाती, थोड़े टाइम बाद सब नॉर्मल हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि मेरे बॉडीगार्ड सब कुछ नॉर्मल होने देंगे। जब नैन्शु बॉडीगार्ड्स का जिक्र करती है हर एक कोने से बॉडीगार्ड्स बाहर आ जाते हैं। मैं ये देखकर शॉक हो जाता हूँ। नैन्शु बता दिया मुझे हर जगह अपने साथ बॉडीगार्ड्स नहीं चाहिए था, पर मेरी मॉम को डर है कि स्कूल में मुझे कोई बुली ना करे, इसीलिए उन्होंने बॉडीगार्ड्स को कह रखा कि वो हर जगह मेरे साथ रहें। मेरी तीनों रूममेट्स मेरे बॉडीगार्ड्स को देखकर डर गई थी। तुम बताओ जिन क्या ये सब होने के बाद भी वो मुझसे दोस्ती करेंगी या फिर वो लोग मुझे बुली करेंगी जैसा मानवाज में होता है। मैं नैन्शु के कंधे पर हाथ रखकर कहता हूँ तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा उनसे दोस्ती करने में। उसके बाद मैं नैन्शु को एक सुपरमार्केट लेकर जाता हूँ और काफी सारे स्नैक्स खरीदते हुए मैं नैन्शु को बताता हूँ तुम अपनी चीजें उनके साथ शेयर करके उनकी अच्छी दोस्त बन जाओगी, तुम लोग बस साथ में स्नैक्स खाओ और खूब सारी बातें करो। जब मैं ये सारी चीजें बता रहा होता हूँ तब मैं नैन्शु के काफी ज्यादा क्लोज आ जाता हूँ। मैं इतना ध्यान नहीं देता हूँ पर नैन्शु ब्लश कर रही होती है। मैं उसे और भी चीजें बताता हूँ कि वो और जल्दी दोस्त कैसे बना सकती है। नैन्शु ये सब सुनकर मुझे शुक्रिया बोलती है, पर ऊपर से स्नैक्स उठाने के चक्कर में मैं नैन्शु के और भी ज्यादा क्लोज आते जा रहा होता हूँ। नैन्शु का पूरा चेहरा लाल हो जाता है। उसके बाद हम लोगों ने जितना भी सामान लिया था हम लोग उसका पेमेंट करने आते हैं। नैन्शु अभी भी ब्लश कर रही होती है। उसके बाद हम लोग सामान लेकर सुपरमार्केट से निकल जाते हैं। नैन्शु एक बार फिर से मुझे शुक्रिया बोलती है। मैं नैन्शु से कहता हूँ शुक्रिया बोलने की जरूरत नहीं है, मैंने बस जो भी कहा है उसे जरूर करना। मुस्कुराते हुए नैन्शु कहती है हाँ मैं जरूर करूंगी। वैसे तुम्हारा आगे का प्लान क्या है, क्या तुम अभी भी अपने बिजनेस पर ध्यान दोगे। ये सुनकर मैं नैन्शु से कहता हूँ मैं अपने बिजनेस पर तो ध्यान दूंगा पर मेरा प्लान अब थोड़ा बदल चुका है, मुझे एक वेबसाइट बनानी है। ये सुनकर नैन्शु कहती है किस तरह की वेबसाइट, क्या तुम उस पर कोई सामान बेचोगे। मैं उससे कहता हूँ नहीं, मैं कंटेंट साइट बनाने की सोच रहा हूँ, मैं अभी बस इसके बारे में सोच रहा हूँ, तुम्हें बाद में समझ आ जाएगा। ये इंटरनेट का गोल्डन एज होने वाला है। पहले मैं कुछ कूल स्टोरीज और नॉवेल्स लेकर आऊंगा ताकि पब्लिक का उस कंटेंट साइट पर ध्यान जाए। उसके बाद मैं शॉर्ट वीडियोस को एक्सपेंड करवाऊंगा और फिर ई कॉमर्स मार्केट में भी कदम रखूंगा और धीरे धीरे मैं एक मैसिव बिजनेस एम्पायर को खड़ा करूंगा। नैन्शु को मेरी बातें समझ नहीं आती कि मैं क्या बोल रहा हूँ, पर फिर भी वो कहती है मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो, पर फिर भी मैं तुम्हें पूरा सपोर्ट करूंगी। उसके बाद मैं रात में वापस अपने डॉम में आ जाता हूँ। मेरे पीछे गोनग्यू बैठा होता है। उसके बाद वो अपनी कुर्सी से उठता है और जाकर दरवाजे पर जोर से मारता है और मेरी तरफ देखकर कहता है जिन मेरे साथ बाहर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं उसकी बात मान लेता हूँ, डॉम की छत पर चले जाता हूँ। मैं उससे पूछता हूँ आखिर मैटर क्या है। वो तेजी से मेरे पास आता है। मैं उससे कहता हूँ ये मत कहना कि तुमने मुझे यहाँ पर मारने के लिए बुलाया है। मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि मैंने मार्शल आर्ट सीख रखी है। मैं फ्लेक्स नहीं करना चाहता पर मैंने गन या मजाकी से ट्रेनिंग ले रखी है। मैं इजीली 30 से 40 बंदों को एक साथ पेल सकता हूँ। पर मैं जो सोच रहा था उसका बिल्कुल उल्टा होता है। गोनग्यू तो मेरे सामने अपने घुटनों पर बैठ जाता है। मैं उससे कहता हूँ आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। वो मेरा हाथ पकड़ता है और रोते हुए कहता है जिन मेरे भाई मेरी मदद कर दो यार। मैं उससे कहता हूँ ठीक है पर तुम अपने घुटनों पर क्यों बैठे हो, खड़े हो जाओ। गोनग्यू कहता है मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, मैं तब तक नहीं उठूंगा जब तक मेरी बात खत्म नहीं हो जाती। मैं भी अपने घुटनों पर बैठ जाता हूँ और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता हूँ अगर तुम्हें कुछ कहना ही है तो खड़े होकर कहो। अगर किसी ने हमें ऐसे देख लिया तो वो समझेगा कि मैं तुम्हें बुली कर रहा हूँ। गोनग्यू की आंखों से वापस से उसके आंसू बहने लगे और साथ में उसकी नाक भी। वो कहता है मुझे भी सबके सामने शो ऑफ करना है, पर जब भी मैं फ्लेक्स करने की कोशिश करता हूँ तुम मेरा प्लान खराब कर देते हो। मैं जब अपना
फोन फ्लेक्स कर रहा था तब तुमने अपना लैपटॉप ही निकाल लिया। जब मैंने सोचा कि मैं अपने डेटिंग एक्सपीरियंस के बारे में फ्लेक्स करूंगा तब तुम एक लड़की से ही मिलने चले गए। गोनग्यू की बातें सुनकर मुझे उसके लिए बुरा लगने लगता है। मैंने बिना सोचे समझे ही उसके सारे प्लान बिगाड़ दिए। गोनग्यू अपने सर पर हाथ रखकर ऊपर की तरफ देखते हुए कहता है, अगर मैं सच बताऊं तो मैंने आज तक किसी लड़की का हाथ भी नहीं पकड़ा और कल हमारी पहली क्लास शुरू होने वाली है। गोनग्यू मेरा हाथ पकड़ता है और वापस से रोते हुए कहता है, मैं अपनी पूरी कॉलेज लाइफ सिंगल नहीं रहना चाहता, मुझे भी गर्लफ्रेंड बनानी है, कुछ करो। गोनग्यू को ऐसा करते देख मुझे मेरा पिछला जन्म याद आ जाता और मैं अपने मन में कहता हूँ, मैं भी तो इसकी ही तरह हुआ करता था, अटेंशन का भूखा। मैं गोनग्यू का हाथ पकड़कर उसे उठाता हूँ। मैं गोनग्यू की पैंट पर लगी मिट्टी साफ करते हुए गोनग्यू से कहता हूँ, हम सबको साथ में रहना है तो हम लोग दोस्त नहीं बल्कि भाई हैं और भाइयों से मदद भी की तरह नहीं मांगी जाती। तो मुझे बस तुम्हारी मदद करनी है फ्लेक्स करने में, है ना? समझो तुम्हारा काम हो गया। ये सुनकर गोनग्यू खुश हो जाता है और कहता है, जिन तुम सच बोल रहे हो ना, तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? मैं एक स्माइल के साथ उससे कहता हूँ, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा, पर मैं पहले ही तुम्हें एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, जब तुम फ्लेक्स कर रहे हो तो हद से ज्यादा फ्लेक्स मत करना। अगर तुम ज्यादा फ्लेक्स करोगे तो लड़कियों को तुम्हारा एटीट्यूड पसंद नहीं आएगा। ये सब सुनकर गोनग्यू अपने आंसू पोंछते हुए कहता है, जिन तुम तो बिल्कुल मेरे माँ बाप जैसे हो, तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो। डोर के पास खड़े जो और रेन हमारी बातें सुन रहे होते हैं। जो कहता है, तुम्हें क्या लगता है गोनग्यू की कोई गर्लफ्रेंड बन पाएगी? रेन कहता है, जब तक जिन हमारे साथ है सारी लड़कियां उस पर ही फिदा होने वाली हैं। खैर अगले दिन हमारा कॉलेज का पहला दिन होता है। क्लास के पहले दिन को लेकर जो और रेन काफी ज्यादा नर्वस होते हैं, पर जो गोनग्यू होता है वो दोनों को मोटिवेट करते हुए कहता है, तुम लोग फिक्र मत करो, मेरे जैसा हैंडसम बंदा तुम लोगों के साथ चल रहा है, तुम लोग मेरे दोस्त हो इसीलिए कुछ लड़कियां तुमसे भी बात कर ही लेंगी। उसके बाद गोनग्यू मुझसे कहता है, मेरे भाई जिन तुम हमारा प्लान तो नहीं भूले हो ना? मैं उससे कहता हूँ, मुझे अच्छे से याद है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। उसके बाद हम लोग क्लास में एंटर करते हैं। क्लास में लड़कियां एक दूसरे से आपस में बातें कर रही होती हैं। क्लास में सब लोग एक दूसरे को दोस्त बना रहे होते हैं। हर कोई एक दूसरे से बात और हंसी मजाक कर रहा होता है। तभी मैं गोनग्यू का फोन हाथ में पकड़कर उसकी जोर जोर से तारीफ करने लगता हूँ, तुम्हारा फोन तो सच में काफी कमाल का है, ये तो वही लेटेस्ट मॉडल है ना जिसका टीवी पर आता है। मैंने सुना है कि इसका कैमरा 30 मेगापिक्सल का है। यार तुम्हारा फोन तो कितना ज्यादा कमाल का है। मैं गोनग्यू को इशारा करते हुए कहता हूँ कि अब तुम्हारी बारी है फ्लेक्स करने की। मेरे इशारे को गोनग्यू तुरंत समझ जाता और कहता है, मेरे डैड ने मुझे ये कॉलेज जाने की खुशी में दिलाया था। ये फोन बस $12,000 का है। ये बस मेरे लिए काम चलाऊ फोन है। ये सुनकर मैं वापस अपनी एक्टिंग कंटिन्यू करता हूँ और कहता हूँ, क्या तुम सच बोल रहे हो? ये फोन $12,000 का है? तुम्हारे डैड तो सच में तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करते होंगे। अगर मेरे पास ऐसा फोन होता तो मैं तो अपने सपनों में भी काफी खुश होता। हमारी बातें सुनकर सारी लड़कियों का ध्यान हम पर आ जाता है। सारी लड़कियां यही बातें करने लगी कि क्या गोनग्यू एक अमीर फैमिली का बच्चा है। पर तभी एक चश्मे वाली लड़की कहती है, ये लड़का एक फोन के ऊपर इतना फ्लेक्स क्यों कर रहा है? दूसरी लड़की भी उसकी बातों पर एग्री करती है। खैर जब गोनग्यू नोटिस करता है कि सारी लड़कियां उसे ही देख रही हैं तो वो थोड़ा खुश होता है और कहता है, बहुत बढ़िया, अब मैं इन सबको याद रहूंगा, हमारा प्लान काम कर गया। पर मैं उन लड़कियों की तरफ देखते हुए अपने मन में कहता हूँ, वो गोनग्यू पर ध्यान तो दे रही है पर मुझे नहीं पता कि वो उसके बारे में क्या सोच रही हैं। फ्लेक्स करने का भी एक स्टाइल होता है। अगर कुछ भी गलत होता है तो गोनग्यू अगले 4 सालों तक सिंगल ही रहने वाला है। दूसरी तरफ नैंशू भी अपनी क्लासमेट्स के साथ हॉल से गुजर रही होती है, पर नैंशू और उनके बीच थोड़ा डिस्टेंस होता है। वो लोग हमारी क्लास के सामने से गुजरते हैं, पर जैसे ही नैंशू हमारी क्लास के सामने से गुजरती है हर एक लड़का उसे देखकर पगला जाता है। गोनग्यू है, वो लड़की जो अभी यहाँ से गई वो तो बहुत ज्यादा सुंदर है। तभी नैंशू मुझे देखकर मेरी विंडो के पास रुकती है। मैं एक स्माइल के साथ उसे देखता हूँ। मुझे देखकर उसके चेहरे पर भी एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। मुझे और नैंशू को आपस में बातें करते हुए देख उसकी क्लासमेट देख लेती हैं। वो लोग आपस में कहने लगता है, नैंशू तो उस लड़के के साथ काफी क्लोज लग रही है, शायद से वो लड़का फाइनेंस क्लास में पढ़ता है, कहीं वो नैंशू का बॉयफ्रेंड तो नहीं है। खैर आगे से ही शिफ्ट होता है। मैं और मेरे दोस्त रेस्टोरेंट में कुछ खाने के लिए आए होते हैं। गोनग्यू अपने हाथों से मुझे एक ड्रिंक बनाकर देता है और कहता है, तुम्हारी वजह से आज लड़कियों के सामने मेरा अच्छा इंप्रेशन बना है, आज से तुम जिंदगी भर के लिए मेरे भाई हो। हम सारे दोस्त आपस में अपनी ड्रिंक्स शेयर करते हैं। उसके बाद हम लोग अपनी अपनी ड्रिंक्स पीने लग जाते हैं। गोनग्यू अपने क्लास की कुछ लड़कियों के बारे में बात करता है और कहता है, हमारे क्लास में क्या कमाल की लड़कियां हैं। तुम लोगों ने सोंगचिन की आंखें देखी ना, वो कितनी ज्यादा प्यारी थी। जब आज उसने मेरी तरफ देखा तो मेरा तो दिल ही रुक गया था। और वो शियाओ गोल्डन बालों वाली, उसका फिगर कितना कमाल का था। जो गोनग्यू की बातें सुनकर उससे कहता है, गोनग्यू क्या तुम्हें यकीन है कि सोंगचिन तुम्हारी ही तरफ देख रही थी? मुझे तो लगता है वो तुम्हारे पास बैठे जिन को देख रही थी। रेन भी जाओ की बातों पर एग्री करता है। गोनग्यू इन लोगों की बातें टालते हुए कहता है, नहीं नहीं, तुम सारे लोग गलत हो, वो लड़कियां डायरेक्ट मेरी तरफ देखने में थोड़ा शर्मा रही थी। वो लोग असल में जिन को देखने का नाटक कर रही थी ताकि किसी को शक ना हो पाए कि असल में वो लोग मुझे देख रही हैं। गोनग्यू की बातें सुनने के बाद जाओ और रन का रिएक्शन देखने वाला होता है। गोनग्यू दोबारा कहता है, अगले हफ्ते मैं उसे चाय के लिए इनवाइट करूंगा और जरूर से उसे अपनी गर्लफ्रेंड बना लूंगा। इन लोगों की बातें सुनकर मैं अपने मन में कह रहा होता हूँ, अभी इन लोगों को जमाने के बारे में कुछ नहीं पता, ये लोग कितने इनोसेंट और कॉन्फिडेंट हैं, बिल्कुल वैसे जैसे मैं हुआ करता था। तभी मेरे फोन पर एक मैसेज आता है। जब मैं अपना फोन उठाकर वो मैसेज चेक करता हूँ तो वो मैसेज होंगयान का होता है। वो मुझसे पूछती है कि मैं अभी कहाँ पर हूँ। मैं उसे बताता हूँ कि मैं अपने दोस्तों के साथ लंच करने के लिए बाहर आया हूँ। ये सुनकर होंगयान मुझे
बताती है, मैं भी अपने न्यू रूममेट्स के साथ कहीं लंच पर जाने वाली हूँ, क्या तुम्हें कोई अच्छा रेस्टोरेंट पता है? मैं उससे कहता हूँ जहाँ पर हम अभी आए हैं वो काफी अच्छा रेस्टोरेंट है, जिस पर होंग्यान बोलती है क्या मैं भी तुम्हें ज्वाइन कर सकती हूँ वहाँ पर, अगर तुम्हें बुरा न लगे तो। ये सुनकर मेरे चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है और मैं उससे कहता हूँ कोई दिक्कत की बात नहीं है, तुम हमें ज्वाइन कर सकती हो। तभी गॉनग्यू मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहता है यार हर वक्त फोन में मत लगे रहा करो, वैसे बताओ तुम्हें क्लास में कौन सी लड़की सबसे ज्यादा पसंद है। ये सुनकर मैं उससे कहता हूँ मुझे अभी किसी भी लड़की में इंटरेस्ट नहीं है, मैं बस अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहता हूँ। ये सुनकर मेरे तीनों दोस्त हैरान रह जाते हैं। जो खड़ा होकर कहता है क्या तुम सीरियस हो, अभी सबसे बढ़िया मौका है गर्लफ्रेंड बनाने का, पर तुम तो इन चीजों पर ध्यान ही नहीं दे रहे हो। गॉन क्यों कहता है जिन ब्रो क्या तुम कूल बनने की एक्टिंग कर रहे हो, मुझे लगता है कि तुम्हें खुद पर यकीन नहीं है कि तुम गर्लफ्रेंड बना सकते हो, मुझे सब पता चल गया, तुम रिजेक्ट होने से डरते हो। खैर इसकी बातों पर ध्यान नहीं देते ये पागल बंदा है। मुझे होंगयान का कॉल आता कि वो लोकेशन पर पहुंच चुकी है। तभी रेन की नजर रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी होंगयान पर पड़ती है, जो कि बाहर खड़ी काफी खूबसूरत लग रही होती है। तीनों लड़के उसे देखते ही रह जाते हैं। जब मेरी नजर होंगयान पर पड़ती है तो उसे देखकर अपने मन में मैं कहता हूँ होंगयान का फैशन सेंस सच में काफी बढ़िया है। मैं होंगयान को देख रहा होता हूँ ये चीज गोंगयोन नोटिस कर लेता और कहता है जिन ब्रो उसे देखना बंद कर दो, वो तुमसे नहीं पटने वाली, उसके लेवल की लड़कियां हमारी औकात के बाहर हैं, मुझे तो पक्का यकीन है कि उसका कोई बॉयफ्रेंड भी होगा। मैं मुस्कुराते हुए कहता हूँ तुम फिक्र मत करो, उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, और वैसे भी तुम्हें अपनी औकात के बाहर सपने देखने चाहिए, क्या पता वो सच हो जाए। ये सुनकर मेरे तीनों दोस्त हंसने लगते हैं। जो कहता है जिन भाई सपने देखना अच्छी बात है, पर तुम्हें रियलिटी भी पता होनी चाहिए। गॉनग्यू काफी कॉन्फिडेंस के साथ कहता है तुम्हें हमारी क्लास की लड़कियों पर ध्यान देना चाहिए, उन्हीं लड़कियों को हम पटा सकते हैं। तभी रेन नोटिस करता है कि जो होंगयान है वो हमारे टेबल के पास आ रही है। गॉनग्यान जैसे ये सुनता है वो तुरंत अपने बाल सेट करने लगता है। होंगयान इधर उधर देखने लगती है, तभी उसे मैं दिख जाता हूँ। वो मुझे देखकर थोड़ी खुश होती है और मेरे पास आकर बैठ जाती है। उसे मेरे पास बैठा देख रेन और जोतो पूरी तरह से पगला जाते हैं, और जो गॉनग्यू होता है वो तो सदमे में ही चला जाता है। होंगयान मेरे पास बैठकर मुझसे काफी सारी बातें करने लगती है। मेरे तीनों दोस्त मुझे ही देख रहे होते हैं। उनका रिएक्शन देखकर मैं तुरंत कहता हूँ तुम लोग इसे नहीं जानते हो, इसका नाम होंगयान है और ये हमारी कॉलेज से लॉ की पढ़ाई कर रही है। और होंगयान ये तीनों मेरे रूममेट हैं। इस लड़के का नाम है गॉनग्यू और ये काफी बढ़िया बंदा है, और ये जो है, और ये चश्मे वाला रैन। होंगयान सबको हेलो बोलती है। रैन रोते हुए मुझसे कहता है जिन आखिर इतनी प्यारी लड़की तुम्हें कहाँ मिली। रैन की बात सुनकर होंगयान थोड़ा सा मुस्कुराती है, और उसकी मुस्कुराहट देखकर तीनों लड़के उस पर फिदा हो जाते हैं। तभी होंगयान कहती है असल में मैं ही जिन से आज मिलना चाहती थी। तीनों लड़के जो पहले काफी ज्यादा खुश होते हैं, ये बात सुनकर वो तीनों वापस से सदमे में चले जाते हैं। रैन कहता है गॉनग्यू तुमने वो सुना, इस लड़की ने जिनको सामने से मिलने का कहा। गॉनग्यू कहता है मैंने सब कुछ सुना, अगर ये हमारे साथ रहा तो हम तो कभी गर्लफ्रेंड बना ही नहीं पाएंगे। मैं होंगयान से आगे पूछता हूँ तुमने तो कहा था कि तुम अपनी रूममेट्स के साथ आने वाली हो, तो तुम्हारी रूममेट्स कहाँ पर हैं? होंगयान अपना फोन देखते हुए कहती है वो लोग रास्ते में हैं, मैं उन लोगों को लेकर आती हूँ, वो लोग ज्यादा दूर नहीं है। ये कहकर जो होंगयान होती है वो अपनी दोस्तों को लेने चली जाती है, और उसके जाते ही गॉनग्यू मेरे पास आकर खड़ा हो जाता है। सिर्फ गॉनग्यू ही नहीं बल्कि रेन और जो भी। मैं उनसे पूछता हूँ आखिर तुम लोगों को क्या हो गया। वो तीनों मिलकर मुझे पकड़ लेते हैं। मैं खुद को छुड़ाते हुए कहता हूँ क्या हो गया तुम लोगों को, क्या तुम लोग पागल हो गए हो। गॉनग्यू कहता है मुझे पहले ये बताओ तुमने ऐसी बैडी पुल कैसे करी, क्या तुमने उसे हिप्नोटाइज किया या फिर तुम उसे ब्लैकमेल कर रहे हो। जो कहता है हमें पता है कि तुम हैंडसम हो, पर क्या सारी प्यारी लड़कियां तुम ही ले जाओगे। गॉनग्यू जिनको खत्म कर दो, अब बहुत हो गया इसका। मैं उनसे कहता हूँ मैंने कुछ भी नहीं करा, उसी ने मुझसे सामने से बात करी थी, मैं बहुत ज्यादा इनोसेंट हूँ। रैन कहता है ये साला नाटक कर रहा है, गॉनग्यू इसे पटक के मारो। एक वेटर हमारी डिश लेकर आ रहा होता है। मैं उससे कहता हूँ वेटर तुम क्या करो, मेरी मदद करो। वेटर मुस्कुराते हुए कहता है क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो, अगर मैं यहाँ पर काम ना कर रहा होता तो इन लोगों से मैं तुम्हें छुड़ाकर खुद तुम्हें जान से मार देता। उनमें से कोई भी मुझे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा होता। पर तभी रैन देखता कि जो होंगयान होती है वो अपनी दोस्तों के साथ यहाँ पर आ चुकी होती है। उन्हें देखकर वो लोग तुरंत मुझे छोड़ देते हैं। होंगयान हमारे पास आकर कहती है मैं तुम लोगों को अपनी दोस्तों से मिलाती हूँ। मेरे तीनों दोस्त अपने अपने हाथ उठाकर उन सबको हाई करने लग जाते हैं। होंगयान आगे इंट्रोड्यूस करती है ये चश्मे वाली मेरी रूममेट है वोंग, और ये गुलाबी बालों वाली लड़की सीकी है। व्हाट अ ट्विस्ट यार, सीकी होंगयान की दोस्त निकली। सीकी काफी गुस्से में लग रही होती है। खैर मैं सीकी और उसकी दोस्त को पहचान जाता हूँ, पर मैं उन्हें ना जानने की एक्टिंग करने लगता हूँ। हम सब टेबल पर बैठ जाते हैं। जो होंगयान होती है वो मेरे कंधे पर हाथ रखे होती है। सीकी हमें देखकर अपने मन में कहती है जिन मुझे ना पहचानने की एक्टिंग कर रहा है। सीकी का रिएक्शन देखकर उसकी दोस्त होंगयान से धीरे से पूछती है होंगयान मुझे बताओ कि तुम्हें इनमें से कौन सा लड़का पसंद है। होंगयान कहती है ऐसी कोई भी बात नहीं है, तुम ज्यादा ही सोच रही हो। सीकी की दोस्त कहती है घर से निकलने से पहले तुमने 5 बार अपने कपड़े बदले थे और तैयार होने में काफी टाइम लगाया था, इसीलिए नाटक करना बंद कर दो। ये सुनकर होंगयान ब्लश करने लगती है और धीरे से बोलती है ठीक है, जिसको मैं पसंद करती हूँ उस लड़के का नाम है जिन। वोंग होंगयान से पूछती है तो तुम्हें उसमें क्या पसंद है। होंगयान कहती है वो बाकी सारे लड़कों से अलग है जिनसे भी मैं अभी तक मिली हूँ, वो स्पेशल है और काफी अच्छा भी दिखता है। ये सब सुनकर सीकी को काफी गुस्सा आ रहा होता है। होंगयान अपने मन में कहती है सारी लड़कियों को नजर आता है कि जिन कितना स्पेशल है, पर सीकी को छोड़कर। जो गॉनग्यू होता है वो सीकी से पूछता है हे सीकी तुम क्या खाना पसंद करोगी, पर सीकी कहती है मेरा मन नहीं है। गॉनग्यू आगे कहता है यहाँ का खाना काफी मजेदार है, तुम एक बार ट्राई तो करो। सीकी थोड़ी इरिटेट हो जाती है और कहती है मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है।
खैर मैं सीकी पर इतना ध्यान नहीं देता और होंगयान से कहता हूँ चलो पहले खाने पर ध्यान देते हैं, ये ठंडा हो जाएगा। सीकी को मेरा और होंगयान का इतना क्लोज होना पसंद नहीं आता। वो टेबल पर कसकर हाथ मारती है और कहती है जिन आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो जैसे कि तुम मुझे जानते ही नहीं हो। ये सुनकर सारे के सारे लोग हैरान हो जाते हैं। मैं एक गहरी सांस लेता हूँ और कुछ नहीं बोलता, पर जो गोनगी होता है वो वापस से सदमे में चला जाता है और कहता है जिन सीकी को भी जानता है, आखिर ये हो क्या रहा है भगवान, सारी प्यारी प्यारी लड़कियां इसे क्यों जानती हैं, लाइफ कितनी ज्यादा अनफेयर है। खैर मैं सीकी से कहता हूँ मैंने और होंगयान ने अचानक से मिलने का प्लान बना लिया था, पर मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि उसकी रूम में तुम होगी। सीकी चिल्लाते हुए कहती है तो फिर इसी से समझ जाना कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है बल्कि ये हमारी किस्मत है। तुम चाहे इस चीज को कभी भी एक्सेप्ट ना करो, पर यही रियलिटी है। सीकी की ये सब बातें सुनकर मेरा मूड खराब हो जाता है। मैं बाकी सबसे कहता हूँ तुम लोग आराम से खाओ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। होंगयान मुझसे पूछती है क्या तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे। मैं इस पर कहता हूँ हाँ, हम लोग हाई स्कूल में साथ में थे। सीकी ये सुनकर इरिटेट होते हुए कहती है हम बस हाई स्कूल क्लासमेट्स नहीं थे, बल्कि हाई स्कूल में तुमने कहा था कि तुम हमेशा मुझसे ही प्यार करोगे। ये सुनकर मेरे तीनों दोस्त शौक हो जाते हैं और साथ में होंगयान भी। ये सब सुनकर जो कहता है जिन तो सच में प्ले बॉय निकला। रेन कहता है जिन हमेशा कहता है कि उसे पढ़ाई पसंद है, पर ऐसा लगता है कि उसकी लाइफ में पढ़ाई के अलावा और भी चीजें हैं। मैं सीकी की बातों को वापस से इग्नोर कर देता हूँ। ये सब होता देख सीकी की दोस्त अपने मन में कहती है मुझे लगा ही था कि ऐसा कुछ होने वाला है। सीकी का गुस्सा सातवें आसमान पर जाने वाला है। तभी दूसरी तरफ फाइनेंस क्लास की तीन वही लड़कियां जिनके बारे में गॉन क्यों बात कर रहा था, वो साथ में कहीं जा रही होती है। गोल्डन बालों वाली शियो कहती है हे सोंगचिन, तुम्हें नहीं लगता कि हमारे क्लास के लड़के इतना अच्छे नहीं दिखते। ये सुनकर सोंगचिन कहती है तुमने बिल्कुल सही कहा, और खास करके वो गॉन क्यों नाम का लड़का, वो तो काफी ज्यादा अजीब लगता है और हमेशा फ्लेक्स करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी उनके सामने रेस्टोरेंट में से मैं निकलता हूँ। मुझे देखते ही शियो कहती है जरा उधर देखो, वो लड़का भी तो हमारी क्लास में है ना। ये लड़का देखने में इतना बुरा नहीं लग रहा, वैसे इसका नाम क्या है। सोंगचिन कहती है इस लड़के का नाम जिन है। वैसे तुमने सही कहा, ये इतना भी बुरा नहीं दिखता, पर मुझे लगता है कि ये लड़का गरीब है। शियो कहती है हाँ मुझे याद आया, $12,000 का फोन देकर ये पगला गया था। ऐसा लगता है कि ये लड़का काफी गरीब है। सोंगचिन कहती है अगर ये लड़का मेरे पीछे पड़ता है तो मैं इससे नहीं पटने वाली, ये मेरे लेवल का नहीं है। खैर सीकी भी रेस्टोरेंट से बाहर आ जाती है मेरे पीछे पीछे, और सीकी को देखकर सोंगचिन और उसकी दोनों दोस्त हैरान रह जाती हैं। सोंगचिन कहती है जरा उस लड़की को तो देखो, वो कितनी प्यारी है, क्या वो हमारे स्कूल में पढ़ती है। ये इतनी ज्यादा प्यारी है कि कहीं मैं इसके लिए लेस्बियन ना बन जाऊं। खैर जो सीकी होती है वो मेरा हाथ पकड़कर कहती है जिन तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। ये देखकर वो तीनों लड़कियां हैरान हो जाती हैं। सोंगचिन कहती है क्या मैं सपना देख रही हूँ। शियो कहती है नहीं तुम सपना नहीं देख रही हो, उस गॉडेस ने जिन का हाथ पकड़ा। वो तीनों जाकर एक पेड़ के पीछे छुप जाती हैं, ये देखने के लिए कि आखिर हो क्या रहा है। खैर मुझे पकड़कर सीकी मुझसे कहती है आखिर मैंने ऐसा करा क्या है कि तुम मुझसे इतने ज्यादा नाराज हो, आखिर मुझे मेरी गलती तो बताओ। ये सब कहते हुए उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। मैं काफी कोल्ड वे में उससे कहता हूँ क्या तुम्हारी बातें खत्म हो गई, हमारे बीच जो कुछ भी था वो काफी समय पहले ही खत्म हो चुका है। ये सुनकर सीकी कहती है खत्म हो चुका है, तुम कह रहे हो कि वो खत्म हो चुका है, और बस जब तुम मेरे पीछे पड़े थे तब तुमने कहा था कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे, और अब तुम अपनी बातों से पलट नहीं सकते हो। ये सुनकर शियो हैरान हो जाते और कहती है आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। सोंगचिन की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वो कहती है क्या जिन उस लड़की से ब्रेकअप कर रहा है, ये तो काफी बुरा हो रहा है। तीसरी वाली लड़की को काफी मजा आ रहा होता है और वो कहती है लड़ाई झगड़े देखने में मुझे काफी ज्यादा मजा आता है, अच्छा हुआ कि आज मैं यहाँ पर आई। मैं सीकी से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगता हूँ, पर सीकी मेरा हाथ छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही होती है, बल्कि वो कहती है जिन तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। ये सब होता देख आसपास के लोग अपना फोन निकाल कर हमारी वीडियो तक बनाने लगते हैं। मैं सीकी से कहता हूँ सीकी अपना पागलपन बंद करो। होंगयान भी बाहर आकर कहती है वो सही कह रहा है सीकी, अब थोड़ा शांत हो जाओ, बहुत सारे लोग तुम्हें देख रहे हैं। होंगयान की बातें सुनकर सीकी को और गुस्सा आता है और वो उसकी तरफ देखते हुए कहती है तुमने कहा कि मैं शांत हो जाऊं, आखिर मैं शांत कैसे हो सकती हूँ। मैंने सोचा था कि तुम मेरी एक अच्छी दोस्त हो, पर मुझे ये बताओ कि तुम जिन को क्यों पसंद करती हो। ये सुनकर होंगयान ब्लश करने लगती है और कहती है सीकी तुम्हें जरूर से कोई गलतफहमी हुई होगी, मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रही हो। सीकी को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहती है मुझे तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी बात सुनो, जिनको तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो, वो बस तुम्हारे साथ सिर्फ इसलिए ताकि वो मुझे जेलस करवा सके, और तुम लोग हमारी वीडियो रिकॉर्ड करना बंद करो। ये सब हंगामा होता देख सीकी की दोस्त भी बाहर आ जाती है और वो लाइटनिंग स्पीड से जाकर सीकी के सर पर मारती है और उसे बेहोश कर देती है। वो सबसे कहती है मेरी दोस्त कुछ ज्यादा ही इमोशनल है, ये हंगामा करने के लिए हम माफी चाहते हैं। उसके बाद वो सीकी को अपनी पीठ पर उठा लेती है और उसे लेकर वहां से चली जाती है। ये देखकर मैं चैन की सांस लेता हूँ। तभी होंगयान मेरे पास आती है और मुझसे कहती है मुझे माफ करना जिन, मैंने कभी नहीं सोचा था कि चीजें ऐसी हो जाएंगी। मैं होंगयान से कहता हूँ हम लोगों के बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, इसलिए मैं पहले ही बता देता हूँ मेरे और सीकी के बीच कुछ भी नहीं चल रहा है, इसलिए तुम कुछ गलत मत समझना। ये सुनकर होंगयान थोड़ी सी खुश हो जाती है और कहती है मैं समझ गई, वैसे अगली बार मैं तुम्हें डिनर के लिए खुद इन्वाइट करूंगी और वहाँ पर सिर्फ हम ही दोनों होंगे, बस हम ही दोनों, समझे तुम। मैं उससे कहता हूँ मैं समझ गया, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद मैं होंगयान के साथ वहाँ से चला जाता हूँ। वो तीनों लड़कियां हमें ऐसे देखकर काफी हैरान होती हैं। शियो कहती है ये जिन तो अलग ही लेवल का बंदा है, दो इतनी प्यारी लड़कियां इसके पीछे आपस में लड़ रही हैं। दूसरी लड़की कहती है हाँ मुझे भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा, वो इतनी हाई लेवल की लड़कियों के साथ घूम रहा है। ये सुनकर सोंगचिन कहती है आखिर तुम किस लेवल के बारे में बात कर रही हो, मुझे नहीं लगता कि वो दोनों लड़कियां मुझसे ज्यादा सुंदर हैं, और जैसा मैंने पहले कहा था अगर जिन मेरे पीछे पड़ता है तब भी मैं उसे नहीं चुनने वाली। वही दूसरी लड़की कहती है यार तुम कितनी ज्यादा ऑब्सेस्ड हो खुद से, क्या तुम्हें लगता है कि जिन तुम्हें पसंद करेगा। ये क्या
कहकर वो और शियो आगे जाने लगते हैं। सॉन्ग जिन पीछे से कहती है, आखिर तुम लोग क्या बात कर रहे हो? क्या मैं उन दोनों से प्यारी नहीं हूँ? शियो पीछे मुड़कर कहती है, अगर तुम्हें ये सोचकर खुशी हो रही है तो सोचती रहो, हमने तो कुछ भी नहीं कहा तुम्हें। सॉन्ग जिन आगे बढ़ते हुए कह रही होती है, नहीं मुझे सच सच बताओ, क्या मैं जिन के लायक नहीं हूँ? खैर यहीं पर ये पार्ट खत्म हो जाता है। इसका नेक्स्ट पार्ट तब आएगा जब हमारे 87 के सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे। इसका पार्ट 2 अगर तुम्हें जल्दी चाहिए तो ये तुम पर डिपेंड करता है। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लो, और हाँ वीडियो को जल्दी से हाइप कर दो ताकि ये वीडियो और लोगों तक पहुंचे और मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी से जल्दी ला सकूं। तो बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।